नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 126। सबसे बड़ी युवा कुमारी और दूसरी युवा कुमारी गर्भवती है। अध्याय 126। सबसे बड़ी युवा कुमारी और दूसरी युवा कुमारी गर्भवती है। अगली सुबह अर्जुन केलोर जाग गया। अपने बगल में बैठी दो नवविवाहिता पत्नियों को देखकर, जो एक दूसरे से 7-8 गुना मिलती जुलती थी और जिनके चेहरे सुंदर और सोते हुए थे, वह हल्के से मुस्कुराया। अमरता की साधना के लिए भी यही मेरी प्रेरणा है। शीर्ष पर अकेलापन है और अमर पथ अंतहीन है। साधक भी मनुष्य हैं जिनमें भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। यदि कोई भावनाओं और इच्छाओं को त्याग कर केवल कटुतापूर्वक साधना करता है, यहाँ तक कि अमर मार्ग के शिखर पर पहुंचकर शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेता है, तो उसमें क्या आनंद है। अर्जुन केलोर ने भावुक होकर मन ही मन सोचा। इस क्षण उन्हें पूर्णता और आध्यात्मिक संतुष्टि का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर और मन ऊंचा हो गया हो। यही उसका मार्ग है। साधना का मार्ग हजारों विधियों वाला, अलग अलग लोगों के अलग अलग मार्ग हैं। उनके लिए ये लाल धूल के बीच अपना रास्ता खुद बनाना है। उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करें और एक स्पष्ट मन और आत्मा विकसित करें। चांगशिंग। इस समय लू मियाओगे की पलकें फड़फड़ाने लगी और वह धीरे धीरे जाग उठी और उसकी चमकदार स्पष्ट आंखें खुल गईं। अर्जुन केलोर को देखते हुए उसने खुशी, शर्म और हल्की खुशी के भाव दिखाए। हुआन अभी तक नहीं जागा है, चलो थोड़ी देर और सोते हैं। अर्जुन केलोर ने लू मियाओगे को जागते हुए देखा। उसके आकर्षक गर्म जैद जैसे शरीर को अपने आलिंगन में लपेट लिया। अपने सिर को थोड़ा झुकाकर उसने उसकी गर्दन के अंदर की चिकनी कोमल सफेद त्वचा को देखा और धीरे से कहा। अब विवाहित होने के कारण लू मियाओगे का व्यवहार अब पहले की तरह बड़ी बहन जैसा नहीं रह गया था। एक हल्की मम ध्वनि के साथ वह अर्जुन केलोर की बाहों में सिमट गई। उसकी खूबसूरत आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। उसने अर्जुन केलोर को खेलने दिया और उसे अपने गर्व से भरपूर होने दिया, और एक आकर्षक कराह धीरे धीरे उसके लाल होठों से निकल गई। हुआन उठने वाला है, बाद में हमें पिताजी से मिलना है। अर्जुन केलोर की हरकतें और अधिक तीव्र होते देख यंग मिस ने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने पति को स्वप्निल निगाहों से देखा और धीरे से कहा। हालांकि कल रात दोनों बहनों ने एक ही पति की सेवा की थी। वह अभी भी अपनी छोटी बहन के सामने बड़ी बहन की छवि बनाए रखने की कोशिश करती रही। ये सुनकर अर्जुन केलोर ने अपनी हरकतें रोक दी, ये जानते हुए कि युवा मिस शर्मिली है। वह लू मियाओगे का बहुत सम्मान करते हैं, या यूं कहें कि ये बातें परस्पर हैं। फिर लू मियाओगे उठी, एक गरिमा में और सुरुचिपूर्ण सफेद जालीदार लंबी स्कर्ट पहनी और बिस्तर के पास बिखरे कपड़ों को व्यवस्थित किया। थोड़ी देर बाद लू मियाओहुआन भी जाग गया। पिछली रात के दृश्य को याद करते हुए दूसरी युवा मिस अपनी बहन लू मियाओगे से भी अधिक शर्मिली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लू मियाओगे और अर्जुन केलोर लंबे समय से अंतरंग थे। तब तक लू मियाओगे पहले से ही तैयार हो चुकी थी। अपनी बहन को जागते देख उसने विनम्रतापूर्वक दोनों को उठने के लिए कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें पिता लू युवानदिन का अभिवादन करना चाहिए। ये सुनकर दोनों ने देर नहीं की, तुरंत उठे और कपड़े पहने वे लू मियाओगे के साथ अपने ससुर से मिलने चले गए। ससुर से मिलने और नाश्ता करने के बाद वे घर लौट आए और अर्जुन केलोर ने लू मियाओयुन को झेनझेन और अन्य लोगों को शादी के उपहार खोलने के लिए बुलाया। यह विवाह इतना भव्य था जिसमें लू परिवार के मुखिया अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए किंजू पर्वत से सभी ने उपहार भेजा। हालांकि अधिकांश बातें महज एक इशारा थी। लू परिवार के बुजुर्गों की ओर से केवल कुछ उपहार ही थोड़े भव्य थे। अर्जुन केलोर को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लू परिवार के कुलपति द्वारा उन्हें दिया गया उपहार दोहरी साधना की गुप्त विधियों की एक पुस्तक थी। क्या पूर्वज मेरी असंख्य पत्नियों और रखेलों के कारण होने वाली शारीरिक दुर्बलता से चिंतित है? अर्जुन केलोर थोड़ा चौंका और मन ही मन सोचने लगा। हालांकि वह बता सकता था कि मूल्य की दृष्टि से ये द्वैत साधना गुप्त विधि सभी उपहारों में सबसे कीमती थी। लेकिन उनके पास पहले से ही यिन यांग हार्मोनाइजेशन तकनीक थी, जिसमें अनेक द्वैत साधना गुप्त विधियां शामिल थीं, जिससे ये पुस्तक अनावश्यक हो गई। लेकिन सच्चे गुरुओं का हृदय सदैव एक प्रशिक्षु जैसा होता है। अर्जुन केलोर ने सीखने की प्रवृत्ति के साथ द्वैत साधना तकनीकों की इस पुस्तक को पढ़ा। लू मियाओहुआन ने खुलेआम कुछ नजरें डाली। ये देखकर अर्जुन केलोर ने सभी महिलाओं को एक साथ खींच लिया ताकि वे इसे देखने का आनंद ले सकें। आखिरकार वह दोहरी साधना को समझता था, लेकिन इस पुस्तक में दिए गए सीधे मार्गदर्शन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पहले जब उन्होंने दोहरी साधना के बारे में बताया तो उनकी पत्नियों को लगा कि वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अब कुलपति की इस तकनीक के साथ इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। रात हो गई। अर्जुन केलोर ने सबसे पहले लू मियाओयुन और क्यू झेनझेन को प्रोत्साहित किया तथा उनके अभ्यास में सहायता के लिए उन्हें द्वैत साधना तकनीकों का मार्गदर्शन दिया। आखिरकार नए प्यार मिलने के बाद पुराने प्यार को नहीं भूलना चाहिए।
देर रात वह अभ्यास के लिए लू मियाओगे और लू मियाओहुआन को ढूंढने गए। अब स्वाभाविक रूप से दोनों महिलाएं एक ही कमरा साझा नहीं करती थीं, वे अलग अलग कमरों में रहती थीं। अर्जुन केलोरा को कुछ हद तक अफसोस के साथ छोड़कर, लेकिन वह जल्दी में नहीं था, ये जानते हुए कि ये चीजें धीरे धीरे होनी चाहिए। अब अलग होने से उन दोनों को पूरी तरह से आराम करने का मौका मिलता है। पिछली रात के विपरीत, जहां दोनों कुछ हद तक संयमित थे, जिससे आनंद कम हो गया। अर्जुन केलोरा सबसे पहले लू मियाओगे के कमरे में गए। युवा कुमारी सोई नहीं थी, अभी भी बैठी हुई थी और साधना कर रही थी। वह अभी भी अपनी सामान्य साधारण सफेद लंबी पोशाक पहने हुए थी, लेकिन कुछ अतिरिक्त आभूषणों के साथ। उसके लंबे काले बाल ऊपर उठे हुए थे और उनमें जेड हेयरपिन लगा हुआ था। उसके कानों से नाजुक बालियां लटक रही थीं। उसके शुद्ध और अलौकिक रूप में उत्तम लालित्य का स्पर्श जोड़ना। चांगशेंग। अर्जुन केलोरा को देखकर लू मियाओगे ने अपनी सुंदर आंखें खोली और धीरे से पुकारा, बहन मियाओगे, मैंने अभी अभी पूर्वजों की द्वैत साधना विधियां पढ़ी हैं और कुछ भाग मुझे उलझाने वाले लगे हैं। मैं बहन मियाओगे का मार्गदर्शन चाहती हूँ। अर्जुन केलोरा ने पास आकर यह कहा। यह सुनकर लू मियाओगे के गाल अचानक लाल हो गए। वह मूर्ख नहीं थी, वह अर्जुन केलोरा की ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती थी। खेती में क्या मुश्किलें थीं, यह तो साफ तौर पर एक बहाना था। चांगशेंग, स्त्री पुरुष के बीच के मामलों में संयम बरतना चाहिए। अतिभोग न केवल साधना को प्रभावित करता है, बल्कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। लू मियाओगे ने हल्के से अपने होठों को एक साथ दबाया, एक बुनी पत्नी और मां की तरह धीरे से सलाह दी। इससे पहले वह अर्जुन केलोरा को ज्यादा सलाह नहीं दे पाती थी, लेकिन अब अर्जुन केलोरा से विवाह हो जाने के कारण उसे उसकी साधना की देखरेख करने की आवश्यकता महसूस हुई। बहन मियाओगे, आप मुझे जानती हैं, आज से मैं संयम बरतूंगी, लेकिन मैं असल में साधना के बारे में परामर्श लेने आई हूँ। इसके अलावा इस दोहरी खेती पद्धति से हम दोनों को लाभ होता है। अर्जुन केलोरा को पता था कि लू मियाओगे के इरादे उसके लिए अच्छे हैं, इसलिए उसने जवाब दिया। लेकिन उन्होंने स्वपरिष्कृत शरीर तकनीक का अभ्यास किया, जिससे उनका शरीर मध्यस्तरीय कलाकृति के बराबर हो गया। इसे लौह सख्त कहना उचित होगा। लू मियाओगे ने अपने पति की ओर इस भाव से देखा, उसकी आंखें बेबसी से भरी हुई थीं, वह धीरे से आहें भर रही थी, ये जानते हुए कि उसका अनुनय धीरे धीरे होना चाहिए। उसके दांत उसके कोमल होठों पर हल्के से दब गए, जिससे एक हल्का निशान बन गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर कपड़े उतारे जाने की सरसराहट के बीच दोनों ने अपनी द्वैत साधना शुरू कर दी। बहन मियाओगे, आपको कैसा लग रहा है? क्या मेरा टाइगर सटेप बिल्कुल वैसा ही है जैसा किताब में बताया गया है? अर्जुन केलोरा ने पूछा। हालांकि लू मियाओगे का स्वभाव सौम्य और सुंदर था, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और उसे अनदेखा करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसे मामलों पर कोई कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है? इस पर अर्जुन केलोरा को कोई परेशानी नहीं हुई और वह स्वयं से बात करते हुए द्वैत साधना जारी रखने लगा। उसने ऐसा केवल लू मियाओगे को चिढ़ाने के लिए कहा था, जैसे कि उसने अपने पिछले जीवन में पढ़ी एक किताब में लिंग शियाओदोग ने झेंग यियुन को शरीर से लेकर आत्मा तक जीत लिया था। शादी के बाद भी ऐसी क्रमिक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। लू मियाओगे के गाल खून की तरह लाल हो गए, उसकी निगाहें नम और रोष से भरी थी, उसकी खूबसूरत आंखें खुल रही थीं और बंद हो रही थीं। उसके चिकने कोमल गुलाबी रंग के पैर आसमान की ओर इशारा कर रहे थे। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में उसके पैर चमक में डूबे हुए लग रहे थे। तलवों पर सूक्ष्म उथली रेखाएं लगभग अदृश्य थीं, जो किसी को भी उन्हें पकड़ने और उनके साथ खेलने के लिए आमंत्रित कर रही थीं। लगभग आधे घंटे बाद भावनाएं उमड़ पड़ी और एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए उनकी दोहरी साधना समाप्त हो गई। चांगशेंग, आराम करने का समय हो गया है। लू मियाओगे का जेड जैसा चेहरा थोड़ा लाल था, उसकी खूबसूरत आंखें आकर्षण के साथ खुलती और बंद होती थी, उसकी सांसें तेज थी, वह अर्जुन केलोरा की गर्दन को कसकर पकड़े हुए थी और धीमी सांसों के साथ बोल रही थी। बहन मियाओगे, मैं अभी भी दोहरी साधना पद्धति से रिवर्स फ्लूट और कोई साइफन को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हूँ। अर्जुन केलोरा ने यंग मिस को ऐसी हालत में देखकर उसकी पसीने से भीगी बर्फीली त्वचा को धीरे से सहलाते हुए ये कहा। यद्यपि लू मियाओगे ने दिन के दौरान द्वैत साधना पद्धति को ध्यान से नहीं देखा था, फिर भी वह इन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को स्पष्ट रूप से जानती थी। उसकी पलकें कांपने लगी, माथा झुक गया, वह कुछ नहीं बोली। ये देखकर अर्जुन केलोरा केवल मुस्कुराया और चुपचाप लू मियाओगे को पकड़ लिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल कहने मात्र से लू मियाओगे उनकी बात मान लेंगे। फिर भी जैसा कि बताया गया है, इसके लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। लू मियाओगे के साथ कुछ देर आराम करने के बाद अर्जुन केलोरा अगले सत्र में चले गए। आखिरकार कई पत्नियां और रखैले रखने की अपनी परेशानियां हैं। एक और दूसरी युवा मिस उसे सांत्वना देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। जब अर्जुन केलोरा लू मियाओहुआन के कमरे में पहुंचे तो रोशनी पहले से ही बंद थी। हालांकि अर्जुन केलोरा को यह एहसास हो गया था कि दूसरी युवा मिस अभी तक सोई नहीं थी। उसे अचानक पता चला कि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उसके दिल में एक छोटी सी शिकायत थी। इससे पहले अर्जुन केलोरा स्वाभाविक रूप से इतनी छोटी शिकायत नहीं करते थे।
लेकिन अब जब वह उसकी पत्नी है तो थोड़ा बहुत मूड खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे थोड़ा बहुत मजाक समझा जाता है। कमरे में प्रवेश करते हुए अर्जुन केलोरा बिस्तर के पास पहुंचे और कुछ मीठी बातें करने के बाद लू मियाहुआन को मनाने लगे। आजकल अर्जुन केलोरा के लिए दूसरी युवा मिस को बहुत आसानी से मना लिया जाता था और कुछ ही समय में शांत कर दिया जाता था। रजाई उठाने पर उसने देखा कि लू मियाहुआन अभी भी सितारों की तरह चमकती हुई एक गहरे रंग की पोशाक पहने हुए थी। यह उसकी वह पोशाक थी जिस दिन उसने उसे यह कपड़े पहनने का सुझाव दिया था जब वे पहली बार मिले थे। इस पोशाक में उनकी सुंदर और सुडौल आकृति अत्यंत सुंदरता से दिखाई देती है। उसकी गोरी चिकनी त्वचा और भी अधिक नाजुक और बर्फ जैसी दिखाई दे रही थी। तारों भरी रात की तरह स्कर्ट के नीचे उसकी खूबसूरत टांगों की रूपरेखा हल्की सी दिखाई दे रही थी। अर्जुन केलोरा की एक झलक से पता चला कि ये खूबसूरत पैर काले रेशमी मोजों में लिपटे हुए थे जो सिकारा पंखों जितने पतले थे। उन्हें अत्यधिक आकर्षक बनाना। इससे अर्जुन केलोरा की सांसें थम गईं। वह बिस्तर पर बैठ गया, दूसरी युवा मिस को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके सीधे आकर्षक पैरों को अपनी जांघों पर रख लिया। धीरे से बोला, हुआन, तुम्हें इंतजार कराने में मेरी ही गलती है। तुम्हारे पैर थोड़े ठंडे हैं, चलो मैं उन्हें गर्म कर देता हूँ। उसके बड़े हाथ ने धीरे से उसकी गोल पिंडली नाजुक सुंदर टखने को सहलाया, जिससे चिंता प्रकट हुई। रेशमी मोजों की एक परत के माध्यम से भी गोरी और नाजुक त्वचा को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। ये सुनकर लू मियाहुआन ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे एक नजर देखा, जो कि आकर्षक और खुश दोनों थी। उसने मन ही मन सोचा, वह सही थी, अर्जुन केलोरा की रुचियां वास्तव में अजीब थीं। फिर भी इस क्षण उसका हृदय विचलित नहीं हुआ। इसके बजाय उसे गर्व की अनुभूति हुई और उसने सोचा कि उसमें आकर्षण है। वह पहले उस पर मोहित हो गया। अर्जुन केलोरा के मीठे शब्दों के तहत कुछ ही देर में लू मियाहुआन एक तारों से जगमगाती आकर्षक पोशाक पहने लंबी और सुंदर आकृति वाली खिड़की पर झुक गई। उसकी लंबी पतली टांगे काले मोजों में लिपटी हुई थीं, जिनके साथ सितारों जैसी शानदार ऊंची एड़ियां थीं। 3 से 4 इंच की पतली लंबी एड़ियां द्वितीय युवा मिस के पैरों की उत्तम आकृति और उसके समग्र लंबे सुरुचिपूर्ण आचरण को उभारती थीं। हल्की चांदनी में उसके घने काले बाल उसके कंधों पर धीरे धीरे बिखरे हुए थे, जो पोशाक की कमर तक उसकी पीठ तक फैले हुए थे तथा विस्मयकारी सौंदर्य प्रदान कर रहे थे। अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नी के सुडौल रूप को गले लगाते हुए उसके साथ चांद को देखा। थोड़ी देर बाद लू मियाहुआन ने अपने होंठ काट लिए, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसकी लाली उसके नाजुक कानों और हंस जैसी गर्दन तक फैल गई थी, जिससे उसे अपना अलग चेहरा बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। मच्छर जैसी आवाज में उसने अपने पीछे खड़े अर्जुन केलोरा से कहा, मेरे कपड़े खराब मत करो। हुआन, मैं तुम्हारे लिए नए खरीदूंगा। अर्जुन केलोरा फुसफुसाए। आमतौर पर ठंडी और अलग थलग रहने वाली दूसरी युवा मिस उसकी सनक के आगे पिघल गई। फाड़ना। कपड़े फटने की आवाज के साथ साथ लालसा और इच्छा का विलाप भी आया, जो आह और सिसकी जैसा था। समय तेजी से बीतता गया और 1 महीने से अधिक समय बीत गया। लू मियाओगे और लू मियाहुआन जल्दी ही अर्जुन केलोरा के बड़े परिवार में शामिल हो गए। जैसा कि अर्जुन केलोरा ने उम्मीद की थी, आंगन में इतने सारे बच्चों को देखकर लू मियाओगे और लू मियाहुआन शर्मिंदा थे कि उनके पास कोई नहीं था। दोनों ने बच्चे पैदा करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन केवल एक। लू मियाओगे अपनी साधना पर विचार करना चाहती थी और उसे तावीज की दुकान का प्रबंधन करना था। जहां तक लू मियाहुआन की बात है, वह बस बच्चे के जन्म से थोड़ा डरती थी। ये सुनकर अर्जुन केलोरा स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। 1 महीने के भीतर लू मियाहुआन और लू मियाओगे गर्भवती हो गईं। इससे अर्जुन केलोरा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रिय पत्नियों और रखैलों के लिए स्वाभाविक रूप से उनके बच्चों के लिए अधिक प्रेम महसूस करते थे। वह वास्तव में सभी के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता था। इसके अलावा लू मियाओगे और लू मियाहुआन दोनों के पास मध्य स्तरीय आत्मा की जड़ें थीं, और अब उसके पास 6ठी श्रेणी की आत्मा जड़ थी। इसलिए अर्जुन केलोरा को अपने गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए कुछ उम्मीद थी। उनकी गर्भावस्था के बाद लू युवानदिन कई पोषण संबंधी पूरक लेकर उनसे मिलने आईं। न केवल अपनी ओर से बल्कि लू परिवार की ओर से भी। यद्यपि अर्जुन केलोरा के पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। इसके साथ ही लू युवानदिन ने अर्जुन केलोरा को जीवलोग मार्केट जाकर निरीक्षण करने को कहा। अब चूंकि लू परिवार का संकट समाप्त हो गया था, इसलिए बाहरी व्यवसायों को शीघ्रता से पुनः शुरू करने की आवश्यकता थी। ये सुनकर अर्जुन केलोरा सहमत हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए नश्वर संसार में जाना है। आखिरकार लू परिवार की घटनाओं के बाद उन्हें नश्वर संसार में अपनी पत्नियों और बच्चों से मिलने में 1.5 साल हो गया था। इसके अलावा उसने कुओ झेनझेन को उसके परिवार की हत्या के पीछे के असली अपराधी के बारे में भी बताया था। इस समस्या को सुलझाने और उसके माता पिता को सम्मान देने के लिए कुओ झेनझेन को नश्वर दुनिया में ले जाने की योजना बनाई जा रही है। इस मामले में अर्जुन केलोरा ने अपनी कमियों को स्वीकार किया। इतने सालों से वह कुओ झेनझेन को उसके माता पिता को सम्मान देने के लिए वापस नहीं लाया था।
ये सुनकर लू युवानरिंग ने अर्जुन केलोरा को शीघ्र लौटने की सलाह दी। आखिरकार दुकान की देखरेख के लिए किसी को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन पूर्व की तात्कालिकता के कारण व्यापार की उपेक्षा कर दी गई थी। इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करने और शीघ्र बहाल करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार अर्जुन केलोरा ने बिना देरी किए लू युवानरिंग से एक स्पिरिट बोट का अनुरोध किया। नश्वर संसार की इस यात्रा के लिए उन्होंने न केवल को झेनझेन को लिया, उन्होंने कुछ बच्चों को नश्वर संसार में भेजने की भी योजना बनाई। यद्यपि उसके पास स्पिरिट बोट थी, लेकिन वह चोरी की संपत्ति थी। संभवतः यू परिवार द्वारा निगरानी की जा रही है, इसलिए अर्जुन केलोरा ने फिलहाल इसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल न करने का निर्णय लिया। 300 पारिवारिक योगदान अंक खर्च करके लू युवानरिंग ने अर्जुन केलोरा को एक स्पिरिट बोट प्रदान की। इसके बाद अर्जुन केलोरा ने को झेनझेन और उसके 6 बच्चों को नश्वर दुनिया में पहुंचाया। आकाश बादल रहित और साफ था। एक उड़ने वाली नाव धीरे धीरे आकाश से उतरी और रूई क्षेत्र शहर के बाहर उतरी। अर्जुन केलोरा ने एक ट्रांसमिशन ताबीज निकाला और होंग यी और ली फेयू को एक संदेश भेजा। लगभग 1 घंटे बाद होंग यी और ली फेयू शहर से बाहर निकल गए। भाई होंग, भाई फेयू, अर्जुन केलोरा ने दोनों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने होंग यी को क्वो झेनझेन और बच्चों से मिलवाया। संक्षिप्त परिचय के बाद अर्जुन केलोरा ने क्वो झेनझेन को बच्चों को घोड़ागाड़ी में बैठाकर शहर में प्रवेश करने के लिए कहा। चांग सेंग, मैंने भाई होंग से सुना है कि चेन परिवार होनवे घाटी में नष्ट हो गया है। ली फेयू ने अर्जुन केलोरा की ओर देखते हुए पूछा। वह किंजू पर्वत और होनवे घाटी की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। काफी समय बीत चुका था और अंततः उसे लू परिवार और चेन परिवार के बारे में खबर मिली थी। वह ये जानकर हैरान रह गया कि लू परिवार ने होनवे घाटी में चेन परिवार को नष्ट कर दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए। ये सही है, अर्जुन केलोरा ने कुछ भी छिपाए बिना सिर हिलाया। उन्होंने ली फेयू को लू परिवार और चेन परिवार के बीच की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। साथ ही उन्होंने ली फेयू से उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। क्या वह नश्वर संसार में रहना जारी रखेगा या किंजू पर्वत पर वापस लौट जाएगा? अर्जुन केलोरा देख सकते थे कि ली फेयू की साधना अभी भी क्यू इस शोधन के 4थे चरण पर थी। नश्वर संसार में उनके द्वारा स्थापित छोटे से आत्मा संग्रह समूह के साथ भी साधना अत्यंत कठिन थी। ये किंजू पर्वत जैसे आध्यात्मिक व्यर्थ में साधना करने से कहीं अधिक निकृष्ट था। नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे माता पिता उनकी देखभाल कर रहे हैं। मैं बाकी साल उनके साथ बिताने की योजना बना रहा हूं और फिर अवसरों की तलाश में अमर दुनिया में जाऊंगा, ली फेयू ने कहा। उन्होंने अमरता प्राप्त करने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह जानता था कि यदि उसने अभी जोखिम नहीं उठाया तो उसे इस जीवन में क्यू शोधन के बाद के चरणों तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। होनवे घाटी नष्ट हो गई है और लू परिवार, बाई परिवार, यू परिवार और झेंग परिवार वहां एक बाजार शहर स्थापित करेंगे। एक बार बाजार शहर स्थापित हो जाए तो सभी प्रकार के व्यवसाय फलेंगे फूलेंगे और यह घूमने के लिए एक अच्छी जगह होगी। अर्जुन केलोरा ने बात की। उनकी समझ के अनुसार होनगे मार्केट सिटी 1 या 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके पूरा होने के बाद रूजर कल्टीवेटर्स को आकर्षित करने के लिए व्यापारी यहां आएंगे और 4 प्रमुख परिवार विभिन्न लाभ और नीतियां प्रदान करेंगे। इस स्तर पर यह रूजर कल्टीवेटर्स के लिए एक अच्छा अवसर होगा। अगर ली फेयू होनवे मार्केट सिटी चला जाता तो वह अपना ख्याल भी रख सकता था। आखिरकार उनकी राय में रहस्यमय क्षेत्रों और गुप्त क्षेत्रों की खोज के लिए यात्रा करना बहुत खतरनाक था। यह एक ऐसा रास्ता था जो निश्चित मृत्यु की ओर ले जाता था। लेकिन वह ये भी जानता था कि ली फेयू जैसे साधारण रूजर साधक के लिए अमरता प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका था। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा, ली फेयू ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या होनवे घाटी को एक बाजार शहर के रूप में स्थापित किया जाएगा? होंग यी ने अवसर देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। ठीक है भाई हांग, अगर आपकी रुचि हो तो समय आने पर देख सकते हैं। यदि आप एक दुकान खरीदना चाहते हैं तो मैं इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में भी मदद कर सकता हूं, अर्जुन केलोरा ने होंग यी से कहा। अब जब उसने अपनी पत्नी, रखेलो और बच्चों को मार्क्वेस रू यी की संपत्ति की देखभाल के साथ नश्वर दुनिया में बसा दिया था तो वह स्वाभाविक रूप से एहसान वापस करने के लिए तैयार था। होनवे मार्केट सिटी की स्थापना के बाद कई प्रमुख परिवारों ने कुछ दुकानें और आवास कम कीमत पर बिक्री के लिए रख दिए। यदि होंग यी को इसमें रुचि हो तो वह लू परिवार से कोटा प्राप्त कर सकता है। शुक्रिया भाई लू, वापस आने पर मैं अपने पिता से इस बारे में बात करूंगा। ये सुनकर होंग यी का चेहरा खिल उठा। वह जानता था कि नवस्थापित बाजार शहर में दुकानें और आवास खरीदना आसान नहीं था। इसके लिए योग्यता की आवश्यकता थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन केलोरा उन्हें कोटा दिलाने में मदद की पेशकश करेंगे। इससे उन्हें लू परिवार में अर्जुन केलोरा की वर्तमान स्थिति पर आंतरिक रूप से आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मात्र 10 वर्षों में वह पूर्व किसान लड़का, जिसे कभी नीची नजर से देखा जाता था, इस हद तक आगे बढ़ जाएगा। वह इस बात के लिए भी आभारी थे कि उन्होंने अर्जुन केलोरा के प्रति अपना रवैया बदल दिया था और उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे।
भाई लू, आपने पहले मुझसे मेरी भाभी के परिवार की हत्या के मास्टरमाइंड की जांच करने के लिए कहा था। वह इस समय मार्क्विस की कालकोठरी में कैद है। होंग यी बोला। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा भाई होंग। अर्जुन केलोरा ने घोड़ागाड़ी में बैठे क्वो झेनझेन की ओर देखा और सिर हिलाया। होंग यी के पिछले पत्र के माध्यम से अर्जुन केलोरा को पहले से ही स्थिति का विशिष्ट विवरण पता था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह साधक एक राक्षस साधक था। उन्होंने आत्मसात करने और परिष्कृत करने की एक तकनीक विकसित कर ली थी और एक छोटे से परिवार में उनकी पूजा की जाती थी। वह महिलाओं की साधना को आत्मसात करने पर निर्भर था और नश्वर दुनिया में लोगों को आत्मा मूल वाली महिलाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करता था। इसी कारण क्वो झेनझेन की घटना घटी थी। अर्जुन केलोरा इस मामले को संभालने के लिए क्वो झेनझेन को यहाँ लाए थे। ठीक है भाई लू, समय आने पर आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं एक संदेश भेजूंगा। मेरे पिता भी आपसे मिलना चाहते हैं। होंग यी ने सिर हिलाया और कहा। फिर वे तीनों बातचीत करते रहे तथा साधना जगत में हाल की घटनाओं और मामलों पर चर्चा करते रहे। वैसे भाई लू, क्या आपका ताओवादी जियाओ, ताओवादी झाओ और ताओवादी हान से संपर्क है? होंग यी ने पूछा। मैंने हान लिन के साथ कुछ पत्रों का आदान प्रदान किया है, लेकिन मेरा ताओवादी जियो और ताओवादी झाओ के साथ ज्यादा संपर्क नहीं है। अर्जुन केलोरा ने अपना सिर हिलाया। 3 साल के समझौते के बाद उन्होंने 10 साल का समझौता किया था, लेकिन ये 10 साल की अवधि बहुत लंबी थी। उस समय की दोस्ती शायद कायम न रह सके, और अर्जुन केलोरा ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो दूसरों के साथ मेलजोल रखना पसंद करते हों। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने हान लिन के साथ केवल कुछ पत्रों का आदान प्रदान किया था। वह जानता था कि दूसरा पक्ष कलाकृतियों को परिष्कृत करने में माहिर हो गया है, और उसे पता चला कि जियो शिवे को एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति द्वारा शिष्य के रूप में लिया गया था। बाद में अर्जुन केलोरा ने जियोशियायु को एक बधाई पत्र लिखा और दूसरे पक्ष ने बस जवाब दिया और बात यही समाप्त हो गई। होंग यी ने कहा, दूसरी ओर मैं उन तीनों के साथ लगातार पत्रों का आदान प्रदान करता रहा हूं। उनका व्यक्तित्व अर्जुन केलोरा से अलग था। नश्वर संसार में लौटने के बाद भी उन्होंने दूसरों के साथ मेलजोल जारी रखा, और उन्होंने हमेशा इन रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने तीनों लोगों की हाल की स्थिति के बारे में बताया। जियो शिवे को एक कोर फॉर्मेशन सच्चे व्यक्ति द्वारा शिष्य के रूप में लिया गया था और वह पहले ही क्यूई रिफाइनिंग के अंतिम चरणों में पहुंच चुका था और भविष्य में फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करने की आशा रखता था। झाओ क्विनकिंग के पास 6ठी कक्षा की स्पिरिट रूट थी और वह फार्मासिस्ट बन गया था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने हान लिन के साथ पत्रों का आदान प्रदान किया था और उसे पता चला था कि झाओ क्विनकिंग ने एक छिपे हुए आध्यात्मिक शरीर, एक पौधे प्रकार के आध्यात्मिक शरीर को जागृत किया था। इस आध्यात्मिक शरीर से साधना के लिए कोई लाभ नहीं था, परंतु यह आध्यात्मिक औषधि की साधना और बीमारियों के उपचार में अच्छा था। इसलिए झाओ क्विनकिंग को औषधि उद्यान के प्रभारी बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा शिष्य के रूप में लिया गया था। भाई हान एक कलाकृति शोधन गुरु बन गए हैं और अब भाई लू एक उच्च श्रेणी के तावीज गुरु हैं। सिर्फ मैं और भाई ली ही हैं जो अभी भी नश्वर संसार में संघर्ष कर रहे हैं। होंग यी ने आह भरी। उन्होंने अतीत के बारे में सोचा जब उन 6 लोगों में से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे अच्छी थी। हालांकि अब वह ठीक था, लेकिन अर्जुन केलोरा और अन्य लोगों की तुलना में अंतर अभी भी काफी था। वह ली फेयू से केवल थोड़ा ही बेहतर था। सांस। ली फेयू ने एक शब्द भी न बोलते हुए हल्की सी आह भरी। जब उन्होंने 3 साल का समझौता किया था तो उन 6 लोगों में से वह सबसे अधिक संघर्ष कर रहा था। अब 7 साल बीत चुके थे और वह अभी भी सबसे अधिक संघर्ष कर रहा था। उसके और अन्य लोगों के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा था। यही कारण था कि वह अमर दुनिया में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता था। भाई फेयू। अर्जुन केलोरा ने अपने भाई की हताशा देखकर ली फेयू के कंधे पर थपथपाया। मैं ठीक हूं, बस आप सबको इस तरह देखकर मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं। ली फेयू ने जबरदस्ती मुस्कुरा दी। हमारे 10 साल के समझौते तक केवल 2.5 साल बचे हैं। होंग यी ने जारी रखा। मैं दाओवादी जियाओ और अन्य लोगों को लिखूंगा कि क्या हम एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। मैं भी शामिल। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि जब तक वे अपने रिश्ते बनाए रख सकते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया बल्कि प्रवाह के साथ चलने का विकल्प चुना। आखिरकार जब सिस्टम उसके साथ था तो उसे होंग यी की मदद की जरूरत नहीं थी। ली फेयू ने भी थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि वह मदद के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं था, फिर भी वह जानता था कि इन रिश्तों को बनाए रखना उसके लिए फायदेमंद होगा। ठीक वैसे ही जैसे अब अर्जुन केलोरा और होंग यी के साथ उनके अच्छे संबंधों ने उन्हें साधना संसाधनों और जानकारी के मामले में कई सुविधाएं प्रदान की थी। जब वे तीनों बातें कर रहे थे तभी घोड़ागाड़ी लू परिवार के द्वार पर आ पहुंची। लू लानशु, लू जियू, लू किंग, जिया जियू और अन्य लोग बच्चों के एक समूह के साथ गेट पर खड़े थे। ये स्पष्ट था कि वे जानते थे कि अर्जुन केलोरा आ रहा है और वे उसका इंतजार कर रहे थे। भाई लू, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आपके पुनर्मिलन में खलल नहीं डालूंगा। होंग यी ने जाने के लिए उठते हुए कहा। ओके, कल मिलते हैं।
अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया, फिर अपनी पत्नियों और बच्चों की ओर देखा। पति, पिता, बहन झेन झेन, चाची ख्वा, पत्नियां और बच्चे अर्जुन केलोरा के पास पहुंचे और लंबे समय के बाद पुनः मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। लू वुयू और लुजाइल भी अर्जुन केलोरा को गले लगाने के लिए दौड़े। हाँ, क्या तुम्हें अपने पिता की याद आई? ये देखकर अर्जुन केलोरा ने बच्चों को गले लगाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। हाँ, उन्हें एक दूसरे से मिले हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया था और बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे। उनकी शारीरिक बनावट और चाल ढाल से यह स्पष्ट था कि मार्शल आर्ट में उनकी एक निश्चित नींव थी। उनके मार्शल आर्ट कौशल में इस छोटे से सुधार का अर्जुन केलोरा पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि ये प्रभाव बहुत छोटा था। अर्जुन केलोरा के लिए, जो 100 खजाना शोधन शरीर तप तकनीक की साधना कर रहे थे, ये लगभग नगण्य था। लिंशु, इतने दिन तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहे हैं, अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नियों की ओर देखते हुए कहा। यह मुश्किल नहीं था, पति। पत्नियों ने अपना सिर हिलाया, उनकी आंखें कोमल भावनाओं से भरी थीं। चलो चले, चलो अंदर चले, अर्जुन केलोरा ने कहा। वह गेट पर बातचीत नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे लू पिंगान को, जो लगभग उनके ही बराबर लंबा था, थपथपाया और अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ एस्टेट में प्रवेश किया। 1.5 साल पहले की तुलना में लू परिवार की संपत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। एस्टेट में कई और गार्ड, मार्शल, कलाकार, नौकर और नौकरानियां थीं। लू लांशु ने उन्हें पहले ही निर्देश दे दिया था और वे सभी अर्जुन केलोरा को प्रणाम कर रहे थे और उन्हें कुलपति कह रहे थे। हे, अर्जुन केलोरा अपनी हंसी रोक नहीं सका। उन्हें अभी तक कुलपति कहलाने की आदत नहीं थी। हालांकि नश्वर दुनिया में परिवार और मार्ग की स्थापना के बाद कुलपिता कहलाना सामान्य बात थी और 28 वर्ष की आयु में वह अब युवा नहीं रहे। बच्चों को व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन केलोरा अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ एक जीवंत और शोरगुल भरे पारिवारिक रात्रिभोज में शामिल हुए। उस रात लांशु, जियू, किंग ए, क्या आप किंगजू पर्वत पर वापस जाना चाहते हैं? अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नियों को गले लगाते हुए उनसे पूछा। प्रारंभ में उन्होंने अपनी पत्नियों को बच्चों की देखभाल करने तथा अपने भागने के मार्ग की तैयारी करने के लिए नश्वर संसार में भेज दिया था। अब जबकि लू परिवार की स्थिति स्थिर हो गई थी, अगर तीनों महिलाएं किंगजू पर्वत पर वापस लौटना चाहती थीं, तो वह उन्हें किंगजू पर्वत पर रहने के लिए वापस ले जा सकता था। पत्नियों ने जवाब दिया, हम बच्चों के साथ यहाँ ठीक हैं, पति। तीनों महिलाओं ने अपना सिर हिलाया। वे किंगजू पर्वत पर वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वे ये भी समझते थे कि अर्जुन केलोरा अपने मामलों में व्यस्त थे और उनके लिए नश्वर दुनिया में रहना बेहतर था। इसके अलावा वे जानते थे कि अर्जुन केलोरा बच्चों को वापस नहीं लाएगा और वे उनसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं बार बार आऊंगा, अर्जुन केलोरा ने गर्मजोशी से कहा। अपनी पहली 3 पत्नियों के प्रति उनके मन में अभी भी बहुत सारी भावनाएं थीं। बोलते समय उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रदर्शित की। अगले दिन, झेन झेन, तुम घर पर रह सकते हो, मैं जाऊंगा, अर्जुन केलोरा ने क्वा झेन झेन की ओर देखते हुए कहा। यद्यपि यह यात्रा क्वो झेन झेन का बदला लेने के लिए थी, लेकिन उसने स्वयं किसी को मारने का साहस नहीं किया। इसके अलावा अर्जुन केलोरा देख सकता था कि वर्षों से क्वो झेन झेन अपनी नफरत और नाराजगी को भूलने की कोशिश कर रही थी। यदि वह अपने शत्रु को देख ले तो उसे दुखद यादें ताजा हो सकती हैं। पति, क्वो झेन झेन ने अर्जुन केलोरा की ओर देखा, अपने होंठ काटते हुए। उसकी आंखें दृढ़ थीं, स्पष्ट रूप से वह जाना चाहती थी। तो फिर चले, अर्जुन केलोरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और कुछ नहीं कहा। वह क्वा झेन झेन को रूई मार्क्विस एस्टेट में ले आया। द्वारपाल को पता था कि अर्जुन केलोरा आ गया है और वह तुरंत रिपोर्ट करने गया। न केवल होंग यी उनका स्वागत करने आए, बल्कि उनके पिता मार्क्विस रू यी भी व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने आए। मार्क्विस रू यी 50 वर्ष के लग रहे थे, लेकिन अर्जुन केलोरा को होंग यी के माध्यम से पता था कि वास्तव में उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी और उनके 40 से अधिक बच्चे थे। क्यूई शोधन 7वां चरण। अर्जुन केलोरा ने तुरंत मार्क्विस रू यी के साधना स्तर को देखा। नश्वर संसार में साधना का ये स्तर उच्च माना जाता था। एक छोटा सा आत्मा एकत्रीकरण समूह, एक लघु आत्मा व्यर्थ। एस्टेट के आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने के बाद अर्जुन केलोरा को तुरंत एहसास हुआ कि एस्टेट के नीचे एक आत्मा व्यर्थ है। न्यूतो पर्वत के समान यह एक अप्रतिष्ठित आत्मा व्यर्थ था, लेकिन नश्वर संसार में इस तरह के एक अप्रतिष्ठित आत्मा का होना पहले से ही काफी अच्छा था। मार्क्विस रू यी के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद अर्जुन केलोरा होंग यी के पीछे एक भूमिगत महल में चले गए। भगवान यी। महल के द्वार की रखवाली कर रहे 2 इनेट मास्टर्स ने होंग यी को प्रणाम किया। दरवाजा खोलें, होंग यी ने सीधे आदेश दिया। जैसे ही वे भूमिगत महल में दाखिल हुए, वे एक सुरंग से गुजरे और देखा कि वह एक जेल थी। हवा नम और सीलन भरी थी और कई लोग कैद थे। जब भी कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ या साधक रूई क्षेत्र में परेशानी पैदा करता है, तो मार्क्विस रू यी की संपत्ति लोगों को इसे संभालने के लिए भेजती है और उन्हें यहाँ कैद कर लेती है। गोंगसुन होंग अंदर गहरे कैद है, होंग यी ने अर्जुन केलोरा को समझाया। गोंगसुन होंग वह साधक था जिसने क्वो झेन झेन के पूरे परिवार को मार डाला था।
अर्जुन केलोरा ने क्वो झेनझेन का हाथ पकड़ते हुए थोड़ा सिर हिलाया और होंग यी के पीछे जेल के अंदर चला गया। जेल की कई कोठरियां खाली थीं, लेकिन कुछ में कैदी थे। उन सभी को भारी बंधनों में रखा गया था। उनकी कलाइयों और टखनों पर लोहे की जंजीरें और ताले लगे हुए थे। यहाँ कैद किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। वे या तो साधक थे या कम से कम जन्मजात गुरु थे। जैसे ही वे चले, कैदियों ने ऊपर देखा। उनकी आंखें क्रोध और घृणा से लाल थीं। होंग यी को देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने कट्टर दुश्मन को देख लिया हो, और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। क्वो झेनझेन ने ये दृश्य देखा और डर के मारे अर्जुन केलोरा की बांह को कसकर पकड़ लिया। यद्यपि वह एक क्यूई शोधन तृतीय चरण साधक थी, फिर भी उसके सौम्य स्वभाव में अधिक परिवर्तन नहीं आया था। कोई बात नहीं, अर्जुन केलोरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दी। न केवल क्वो झेनझेन बल्कि स्वयं अर्जुन केलोरा भी इस स्थिति में असहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने सबसे क्रूर दृश्य देखे थे, जिनमें होंगे घाटी में हुआ नरसंहार भी शामिल था। लेकिन ये दृश्य और भी अधिक विचलित करने वाला था। भाई लू, भाभी, मैं गोंगसुन होन हूँ। होंग यी रुका और एक कोठरी की ओर इशारा किया। कोठरी के अंदर एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल सफेद थे, चेहरा पीला था और होंठ बैंगनी थे। वह बुरी तरह से बंधा हुआ था। उसकी कलाइयों और टखनों पर लोहे की जंजीरें और ताले लगे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के कगार पर है। गोंगसुन होन। क्वो झेनझेन जानती थी कि यही असली अपराधी है जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। उसका हृदय घृणा और क्रोध से भर गया। लेकिन उसी समय उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा जो उसके कारण मर गए थे, और उसका दिल दुख से भर गया। झेनझेन, मुझे इसे संभालने दो। अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नी की अभिव्यक्ति देखी और आह भरी। उन्होंने क्वो झेनझेन के व्यक्तित्व को समझा। उसने उम्मीद की थी कि भले ही हत्यारा उसके सामने हो, क्वो झेनझेन को केवल दुख और असहायता महसूस होगी। किसी शत्रु के प्रति क्रोध, घृणा और बदले की भावना रखना कठिन है। एक तो मामला चरित्र का है। इसके अलावा इतने वर्षों के बाद घृणा को बहुत लंबे समय तक दबा दिया गया है। क्वो झेनझेन की आंखें लाल हो गईं और उसने थोड़ा सिर हिलाया। कालकोठरी में प्रवेश करते समय उसे बेचैनी महसूस हुई और यहाँ तक कि उसे मतली भी होने लगी। इस समय उसे किसी की हत्या करके बदला लेने देना कठिन होगा। फुश। अर्जुन केलोरा ने अपनी उंगलियां चटकाईं। एक सफेद प्रकाश तलवार की आभा फूट पड़ी, जिसने सीधे गोंगसुन होन के जीवन को समाप्त कर दिया और उसका सिर काट दिया। जब उसने पहले क्वो झेनझेन को बचाया था तो वह चिंतित था कि पर्दे के पीछे का रहस्यमय साधक उन्हें ढूंढ लेगा। लेकिन अब 7 साल से अधिक समय के बाद प्रतिद्वंद्वी को मारना मुर्गे को मारने जितना आसान हो गया था। वो पति। क्वो झेनझेन ने गोंगसुन होन को मरते देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने अर्जुन केलोरा को कसकर गले लगा लिया था। यद्यपि उसे बदला लेने से संतुष्टि का एहसास हुआ, लेकिन वह अधिक खालीपन और दुख से भर गई। वह जानती थी कि उसके माता पिता और परिवार कभी वापस नहीं आएंगे। हाय। अर्जुन केलोरा ने अपनी पत्नी को गले लगाया, उसके बालों को धीरे से सहलाया और क्वो झेनझेन को सांत्वना दी। यदि यह उसकी पत्नी को समापन की भावना देने के लिए नहीं होता, और यदि दूसरे पक्ष ने आने पर जोर नहीं दिया होता, तो वह क्वो झेनझेन को इस स्थान पर नहीं लाता। बदला लेने के बाद अर्जुन केलोरा रुका नहीं। उसने गोंगसुन होन का सिर अलग कर दिया और होंग यी को अलविदा कहकर चला गया। वह क्वो झेनझेन के साथ एक स्टील पंख वाले बाज पर सवार होकर पूर्वी यांग क्षेत्र झोशान प्रांत की ओर चल पड़े। एक दिन बाद दोनों झोशान प्रांत पहुंचे। पिताजी, माताजी, वो उजाड़ और उगाए आंगन को देखकर क्वो झेनझेन अंततः अपने आंसू नहीं रोक सकी। ये दृश्य देखकर अर्जुन केलोरा ने हल्की सी आह भरी। उसने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और उसके मृत माता पिता के लिए एक कब्र बनवाई। बाद में उन्होंने किसी से जीर्ण शीर्ण हवेली की मरम्मत करने तथा किसी को लंबे समय तक उसकी रखवाली करने के लिए कहा, ताकि भविष्य में जब क्वो झेनझेन उसे श्रद्धांजलि देने आए तो उसे इतना दुख और दिल टूटा हुआ महसूस न हो। साथ ही वह ये भी सोच रहा था कि भविष्य में जब उसका बहनोई, जो राक्षसी मार्ग पर चला गया था, वापस आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी बहन अभी भी जीवित है और उसकी देखभाल एक अच्छे व्यक्ति द्वारा की जा रही है। क्वो झेनझेन के माता पिता को सम्मान देने के बाद अर्जुन केलोरा रूई क्षेत्र शहर लौट आए। जिया जियुए और क्यू झेनझेन के साथ रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रूई क्षेत्र शहर में 3 दिन बिताए। वह किंजू पर्वत पर वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह सीधे जूलोग मार्केट की ओर चल पड़ा। एक कारण ये था कि वह अतिरिक्त यात्रा नहीं करना चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि उन्हें अभी भी उड़ने वाली नाव की आवश्यकता थी। उसे शहर के नौकरों और बच्चों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजने की जरूरत थी। 5 दिन बाद उड़ने वाली नाव जूलोग मार्केट के बाहर उतरी। अर्जुन केलोरा ने दोनों महिलाओं के लिए अस्थायी पहचान पत्र प्राप्त किए और शहर में प्रवेश किया। जब वह पहले किंजू पर्वत पर लौटा तो 9 महिलाएं गर्भवती थीं और 7 ने पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया था। शेष 2 बच्चे 2 महीने में जन्म देंगे। अब मेरे पास पहले से ही 18 बच्चे हैं जिनमें स्पिरिट रूट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन 2 बच्चों में भी स्पिरिट रूट्स होंगी या नहीं।
अर्जुन केलोरा कुछ हद तक आशान्वित थे। इन दोनों नौकरों को व्हाइट जेड टॉवर से खरीदा गया था और उनके पास 9वीं श्रेणी की स्पिरिट रूट्स थीं। इसलिए उनके गर्भ में पल रहे बच्चों में आत्मा की जड़ें होने की संभावना अधिक थी। हालांकि दोनों के लिए ही आत्मिक जड़ें पाना कठिन था। अर्जुन केलोरा को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। कुजुंगजन और शियाजियू को निपटाने के बाद अर्जुन केलोरा शियाजियू को पड़ोसी आंगन में ले गया। ये वह आंगन था जहां जियालोन कभी रहा करता था। वह चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पिता के पुराने आवास को देखे। खाली और धूल भरे आंगन को देखकर अपने मृत पिता के बारे में सोचते हुए जियाजियू बहुत दुखी और आंसू भरी थी। अर्जुन केलोरा जो ये दृश्य नहीं देख सके, उन्होंने भी आह भरी। वह केवल उसे सांत्वना देने का प्रयास कर सकता था। उसे सारी रात रोने और पिता चिल्लाने देना उसके दिल के खालीपन को भरना। अगले दिन अर्जुन केलोरा पूर्वी जिले के लू परिवार की हवेली में गया। उन्होंने दूसरे बुजुर्ग को, जो पहले ही आ चुके थे, सम्मान दिया और स्पिरिट टेलिस्मैन की दुकान का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। पिछले 6 महीनों में दुकान का कारोबार उच्च गुणवत्ता वाले तावीजों की कमी और चौथे बुजुर्ग द्वारा आपूर्ति किए गए शीर्ष श्रेणी के तावीजों में कमी के कारण प्रभावित हुआ था। इस स्थिति का सामना करते हुए लू परिवार का तरीका सरल था। उन्होंने बिक्री को बढ़ावा दिया, अधिक उच्च गुणवत्ता वाले तावीज उपलब्ध कराए और व्यवसाय को पुनः पटरी पर आने दिया। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में केवल जियोकिन, जो पीछे रह गई थी, गर्भवती थी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन केलोरा और बच्चे नहीं चाहते थे। आत्मा जड़ों वाली सेविकाओं ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और उन्हें स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। जियाजियू की साधना अभी अभी क्यूई शोधन के तीसरे चरण से गुजरी थी। अर्जुन केलोरा जियाजियू के क्यूई रिफाइनिंग के चौथे चरण को पार करने का इंतजार कर रहा था और फिर वह और बच्चे पैदा करने पर विचार करेगा। जहां तक बाह्य, हैतांग और अन्य साधारण सेवकों की बात है, जिनके पास आत्मा की जड़ें नहीं हैं, अर्जुन केलोरा ने उनसे और अधिक बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बनाई थी, विशेष रूप से जब पहले से ही इतनी सारी पत्नियां और सेवक हैं। आखिरकार यह मात्रा से अधिक गुणवत्ता का मामला था। मुझे बाहर आए 3 महीने से अधिक समय हो गया है, अब वापस जाने का समय आ गया है। स्पिरिट टेलिस्मैन की दुकान में अर्जुन केलोरा ने अपना ध्यान समाप्त किया, अपनी आंखें खोली और एक धीमी आह भरी। वह अपनी पत्नियों और बच्चों से मिलने के लिए किंजू पर्वत पर लौटने की तैयारी कर रहा था। वह सीधे किंजू पर्वत पर वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह उड़ने वाली नाव पर सवार होकर को झेंझें, बाह्य, हैतांग और बच्चों के एक समूह को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ले आया। जहां तक जियाजियू का सवाल है, उसने उसे अस्थायी रूप से जूलोग मार्केट में बसाया। एक कारण ये था कि जूलोग मार्केट को इसकी देखभाल के लिए किसी की आवश्यकता थी। दूसरा कारण ये था कि लोगों को घर वापस लाना उसके लिए उपयुक्त नहीं था, खासकर जब उसने अभी अभी लू म्याओगे और लू म्याओहुआन से विवाह किया था। नौकरों और बच्चों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में बसाने के बाद अर्जुन केलोरा ने क्वो झेंझेन के साथ किंजू पर्वत पर लौटने से पहले 2 दिन वहां बिताए। किंजू पर्वत पर लौटने के बाद अर्जुन केलोरा ने उड़ने वाली नाव वापस कर दी। उन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ 3 दिन घर पर बिताए। यिन यांग सामंजस्य तकनीक की 5 तत्व विरासत विधि भी इस समय काम आई। हालांकि ये तरीका पूर्णतः विश्वसनीय नहीं था। इससे संभावना और बढ़ गई। अर्जुन केलोरा को नहीं पता था कि यह कितना प्रभावी होगा। 3 दिन बाद अपनी पत्नियों की अनिच्छा के बावजूद अर्जुन केलोरा स्टील पंख वाले बाज पर सवार होकर जियांग लोयू को जूलोग मार्केट वापस ले आया। नीला बादल संप्रदाय, रेनबो पीक, मिंगयू निवास। जियो शियुए ने एक सफेद पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा ठंडा और सुरुचिपूर्ण था। उसकी आभा परिष्कृत और शांत थी, जैसे कोई दिव्य प्राणी हो। भावनाओं के बिना बादल, भावनाओं के बिना चांद। उसने अपनी साधना तकनीक, सर्वोच्च विस्मृति तकनीक पर ध्यान दिया। वह पहले ही इस तकनीक में निपुण हो चुकी थी और क्यूई शोधन के 9वें चरण तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वह अभी भी तकनीक के सार को समझ नहीं सकी और उसे समझ नहीं सकी। लंबे समय तक सोचने के बाद जियो शियायू ने एक नर्म आह भरी तकनीक ली और रेनबो पीक के महल के शीर्ष पर चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक लंबा पतला व्यक्ति इंद्रधनुषी रंग की पोशाक पहने हुए रेलिंग पर खड़ा होकर दूर की ओर देख रहा था। बगल से देखने पर पता चलता है कि सुंदरी की ढीली इंद्रधनुषी रंग की पोशाक उसके गर्वित और पतले शरीर को पर्वत शिखर की तरह रेखांकित कर रही थी। उसके काले रेशमी बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे, मानो उसके परिपक्व और मोटे चांद जैसे नितंबों को ढकने की कोशिश कर रहे हों। मालिक, पब फ्यूचर विज्ञापन। जियो शियायू ने सम्मानपूर्वक पुकारा। उसे याद नहीं कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन शायद 3 या 4 साल पहले उसके मालिक को अकेले बैठकर दूर तक देखना पसंद आने लगा था। शियुए, तुम आ गई। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? युन वानशांग ने उसकी ओर देखा और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। गुरुजी, मैंने आपको निराश कर दिया है। मैं अभी भी सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का सार नहीं समझ पाया हूं। जियो जियुए ने तकनीक निकाली और धीरे से बोली, हाय। युन वानशांग ने अपनी पूर्व जीवंत और चतुर शिष्या को देखा, जो सर्वोच्च विस्मृति साधना के बाद शांत और स्थिर हो गई थी। उसकी सुंदर आंखें अब शांत और शांतिपूर्ण थी। उसका आभामंडल परिष्कृत और पवित्र था। उसने एक धीमी आह भरी।
शिव, सर्वोच्च विस्मरण तकनीक के पहले चरण, भावनाओं के बिना बादल, भावनाओं के बिना चंद्रमा, के बारे में आपकी क्या समझ है? यू वानशांग ने पूछा। बादल और चांद आसमान में हैं, लेकिन चांद बादलों से हजारों मील दूर है और वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। स्वाभाविक रूप से बादल भावनाहीन है और चांद भी भावनाहीन है। जियो ने अपना मुंह खोला और अपनी समझ बताई। शिव, बादल चांद की रोशनी को परावर्तित करते हैं, जिससे जमीन पर एक रंगीन परछाई बनती है। जमीन पर रहने वाले लोगों के नजरिए से चांद बादलों में है और बादल चांद को गले लगा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर और अविभाज्य हैं। इसलिए सर्वोच्च विस्मरण तकनीक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले भावनात्मक परीक्षणों, खुशियों और दुखों का अनुभव करना होगा और उसके बाद ही वह भावनाओं को भूलने के सार को गहराई से समझ सकता है। मैंने पहले मास्टर यून से लाल धूल की गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा था, ये सोचकर कि इससे आपको लाल धूल की उथल पुथल को समझने और इस चरण को पार करने में मदद मिलेगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपको खुद पर भरोसा करना होगा, यू वानशांग ने कहा। हालांकि उसने सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी एक कोर फॉर्मेशन की सच्ची इंसान होने के नाते उसकी अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। वह सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की सूक्ष्मताओं को जानती थी। भावनात्मक परीक्षणों का अनुभव करना। जियो शिव स्वाभाविक रूप से जानती थी कि भावनात्मक परीक्षणों का क्या मतलब है। इसका अर्थ था संसार के सुख दुख का अनुभव करना। लेकिन सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास करने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि वह अधिक से अधिक उदासीन होती जा रही है। वह शायद ही कभी भावनाओं से प्रभावित होती थी और उसकी भावनाएं अब विचलित नहीं होती थी। इस स्थिति में सुख और दुख का अनुभव करना बहुत कठिन था। जहां तक प्यार की बात है, सर्वोच्च विस्मृति तकनीक की साधना करने के बाद जियो शिव को अब यह नहीं पता था कि प्रेम क्या है। शिव, यदि आप सफल नहीं हो सकते तो सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास न करें। यदि इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया गया तो ये जुनून और पागलपन की ओर ले जा सकती है, जिससे व्यक्ति की अपनी क्षमता नष्ट हो सकती है। अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ भले ही आप सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास न करें, फिर भी आप एक दोषरहित आधार स्थापित कर सकते हैं, यू वानशांग ने बात करते हुए कहा। शिव, यदि आप सफल नहीं हो सकते तो सर्वोच्च विस्मृति तकनीक का अभ्यास न करें। पहले तो वह इस बात को लेकर झिझक रही थी कि क्या जियो शिव को इस तकनीक को विकसित करने देना चाहिए या नहीं। लेकिन 5 साल पहले खुद एक भावनात्मक परीक्षा का अनुभव करने के बाद उसकी मानसिकता और विचार बदल गए थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भावनात्मक कठिनाइयों पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। एक गलत कदम और आप उनमें फंस सकते हैं। जियो शिव एक पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से बोली, मास्टर, मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें 3 साल और दूंगा शिव। अगर तुम 3 साल में भी सफल नहीं हो सके तो इस सर्वोच्च विस्मरण तकनीक को छोड़ दो, यून वानशांग ने अपने शिष्य की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। शिव, गुरु की बात सुनो। जियो शिव की शांत और स्थिर आंखों में गर्म और जीवंत मुस्कान का आभास प्रकट हुआ। आधे साल बाद किंगजू घाटी, अर्जुन केलोरर और लू मियाओयुन डिलीवरी रूम के बाहर लू मियाओहुआन का समर्थन कर रहे थे। लू युवानडिन भी पास में ही था। कुलपति आगे पीछे घूम रहे थे, उनकी मुठ्ठियां बार बार बंधी और ढीली हो रही थी, उनका चेहरा चिंता से तनावग्रस्त था। कारण सरल था, लू मियाओहुआन बच्चे को जन्म देने वाली थी। ससुर जी, चिंता मत करो, लू मियाओहुआन के पास क्यों शोधन 6ठे चरण की साधना है, वह ठीक हो जाएगी। अर्जुन केलोरर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन ये पहली बार था जब उसने कुलपति को इतना चिंतित देखा था। ठीक है, लू युवानडिन ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी प्रसव कक्ष को घूर रहा था, उसका चेहरा चिंता से तनावग्रस्त था। ये देखकर अर्जुन केलोरर को समझ नहीं आया कि क्या कहे। बहुत ज्यादा कहने से ऐसा लगेगा कि उसे अपनी पत्नी और बच्चे की कोई परवाह नहीं है। अचानक प्रसव कक्ष से बच्चे के रोने की स्पष्ट और तेज आवाज आई। बाहर खड़े लोग आश्चर्यचकित थे, उनके चेहरे खुशी से भर गए थे। उसी समय अर्जुन केलोरर को एक मजबूत, तीव्र सनसनी, एक रहस्यमय और गहन भावना महसूस हुई। उनके दिमाग में 2 सिस्टम संकेत आए। मेजबान, स्पिरिट रूट से 20 बच्चों को जन्म देने और पुरस्कार जीतने का मौका पाने पर बधाई। मेजबान, पहली बार आध्यात्मिक शरीर वाले बच्चे को जन्म देने और पुरस्कार जीतने का मौका पाने पर बधाई। क्या एक आध्यात्मिक शरीर? अर्जुन केलोरर ने 2 सिस्टम संकेत सुने और उसका दिल एक तूफानी समुद्र की तरह था, जो खुशी से उमड़ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लू मियाओहुआन के बच्चे के पास न केवल एक आत्मिक जड़ होगी, बल्कि एक आध्यात्मिक शरीर भी होगा। आध्यात्मिक शरीर एक दुर्लभ घटना थी और उसने यह आशा करने की भी हिम्मत नहीं की थी कि उसके बच्चे को भी ऐसा शरीर मिलेगा। आत्मा की जड़ का होना पहले से ही काफी संतोषजनक था, लेकिन आश्चर्य तो और भी अप्रत्याशित था। अपने 90वें बच्चे में उन्होंने अंततः एक आध्यात्मिक शरीर वाले बच्चे को जन्म दिया था। लू युवानडिन ने अर्जुन केलोरर की उत्साहित और प्रसन्न अभिव्यक्ति देखी और संतुष्टि में सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने सोचा कि अर्जुन केलोरर बुरा नहीं था। जब उनकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह बहुत खुश और उत्साहित थे।
इससे पता चला कि वह सचमुच लू मियाओहुआन से प्यार करता था और उसकी परवाह करता था। उन्होंने तुरंत अर्जुन केलोरा से आग्रह किया, ये पैदा हुआ है, अर्जुन केलोरा जल्दी से जाकर देखो। अर्जुन केलोरा ने बच्चे की आत्मा, जड़ और आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को देखने के लिए प्रणाली की जांच भी नहीं की। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। बधाई हो गुरुजी, यह एक छोटा लड़का है। दाई ने अर्जुन केलोरा को देखा और खुश चेहरे के साथ कहा। वाह वाह। अर्जुन केलोरा ने खुशी से सिर हिलाया, उपहार के रूप में 2 आत्मा पत्थर निकाले और फिर बिस्तर के पास चले गए। लू मियाओहुआन को देखते हुए, जो बच्चे को पकड़े हुए थी और थोड़ी कमजोर लग रही थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हुआनहुआन, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अर्जुन केलोरा, दर्द होता है। लू मियाओहुआन ने अर्जुन केलोरा को देखा और दयनीय भाव से कहा, यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। अर्जुन केलोरा ने तुरंत उसे दिलासा दिया। फिर उसने बच्चे की ओर देखा और कहा, ये हमारा बच्चा है, बहुत प्यारा है। सामान्य बच्चे जन्म के समय आमतौर पर झुर्रियों वाले और बदसूरत होते हैं, लेकिन अर्जुन केलोरा को पता था कि साधकों से पैदा होने वाले बच्चों की त्वचा गुलाबी और चमकदार होगी, झुर्रीदार और बदसूरत नहीं। ऐसे बच्चे, भले ही उनमें कोई आत्मिक जड़ न हो, फिर भी भविष्य में मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली होंगे। हे कितना छोटा है। लू मियाओहुआन ने अपनी बाहों में बच्चे को देखा और मुस्कुराई तथा बच्चे को चिढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बच्चा रोया नहीं, बल्कि अपनी बड़ी काली आंखों से उत्सुकता से चारों ओर देखता रहा, दुनिया को देखता रहा। हमें ससुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, अर्जुन केलोरा ने कहा। वह लू युवानदिन को बाहर इंतजार नहीं कराना चाहता था। इसके बाद दंपति बच्चे को कमरे से बाहर ले गए। आह मेरे प्यारे पोते, मुझे एक नजर देखने दो। लू युवानदिन, जो दरवाजे के बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, जब उसने अर्जुन केलोरा और लू मियाओहुआन को बच्चे को पकड़े हुए देखा तो वह उत्साह से दौड़कर वहां पहुंचा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और वह सामान्य शांत और संयमित लू परिवार के मुखिया जैसा नहीं लग रहा था। उसने बच्चे का चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और बच्चा जोर से रोने लगा। हाँ योशु, हमारे पोते का जन्म हुआ है। आपके पोते का जन्म हुआ है, क्या आपने सुना? लू युवानदिन अपनी हंसी रोक नहीं सका और उसकी आंखें नम हो गईं। हर कोई जानता था कि लू युवानदिन अपनी पत्नी लू मियाओहुआन की मां के बारे में सोच रहा था। ओह ओह ओह, मत रो। लू युवानदिन ने बच्चे को मनाना शुरू कर दिया। चांद सेन, चलो इस बच्चे का नाम किनशान रखते हैं, लू युवानदिन ने सुझाव दिया। लू युवानदिन ने पहले ही बच्चे के नामकरण का उल्लेख किया था। लड़के का नाम किनशान और लड़की का नाम किंजू रखा जाएगा। मैं अपने ससुर का निर्णय सुनूंगा। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही कई नामों पर निर्णय ले लिया था। उन्हें नामकरण प्रक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सोचा कि नाम चाहे जिसने भी चुना हो, सब एक ही बात है। वह ये भी जानता था कि लू युवानदिन ने ये नाम किंजू पर्वत के कारण चुना था। इस खुशी भरे माहौल में वे बच्चे को खुश करने में लगे रहे और रात का खाना खत्म करने के बाद अर्जुन केलोरा के पास आखिरकार कुछ खाली समय था। प्रणाली। अर्जुन केलोरा अपने आप से बुदबुदाते हुए अध्ययन कक्ष में पहुंचे। नाम अर्जुन केलोरा। पहचान किंजू माउंटेन लू परिवार दामाद। साधना क्यूई शोधन का 8वां चरण। जीवनकाल 29/155। प्रतिभा 6 श्रेणी स्पिरिट रूट धात्विक शरीर मध्यम श्रेणी स्पिरिट बॉडी। कौशल 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक येन यान सद्भाव तकनीक अमर आसन तकनीक। मंत्र 7 सितारे तलवार प्रकाश 7 सितारे तलवार ढाल 7 सितारे तलवार पलायन। आइटम गोल्डन ब्रिक तावीज ब्लैक ड्रैगन मैजिक बीड भाग्य का राक्षसी अभिशाप स्थानापन तावीज जुबान युआन बीड द्वितीय श्रेणी की कठपुतली। कौशल तावीज बनाना द्वितीय श्रेणी कठपुतली कला द्वितीय श्रेणी। स्पिरिट पेट्स 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड पीच ब्लॉसम वो। बच्चे 90/97। धात्विक शरीर यह मेरे बच्चे का आत्मिक शरीर है। अर्जुन केलोरा ने अपने प्रतिभा पैनल को देखा और पाया कि उसने एक धातु शरीर प्राप्त कर लिया था। वह तुरंत समझ गया कि यह उसके बेटे लू किनशान का आत्मिक शरीर था। उन्होंने अपने बच्चों के पैनल को देखा और उनका हृदय थोड़ा द्रवित हो गया। नाम लू किनशान। जीवनकाल 1/84। प्रतिभा 6 श्रेणी स्पिरिट रूट धात्विक शरीर मध्यम श्रेणी स्पिरिट बॉडी। वेम्पायर डायरीज के इन 9 दृश्यों ने बढ़ा दी गर्मी। हर ब्यूटी सूरी क्रूज का वह परिवर्तन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हर ब्यूटी खेती कोई नहीं। वास्तव में अर्जुन केलोरा ने अपने बेटे का पैनल देखा और मन ही मन सोचा, न केवल उसके पास 6 रैंक आत्मा जड़ थी बल्कि एक धातु शरीर भी था। धात्विक शरीर अधिक सामान्य 5 तत्व आत्मा शरीरों में से एक। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की स्पिरिट रूट किस विशेषता के प्रति पक्षपाती है। यदि उसका आत्मा मूल धातु विशेषता के प्रति पक्षपाती है, भले ही वह 6 श्रेणी का आत्मा मूल हो, जब तक वह धातु विशेषता तकनीकों का अभ्यास करता है, उसकी साधना गति उच्च श्रेणी के आत्मा मूल से कम नहीं होगी। अर्जुन केलोरा का दिल उत्साह और खुशी से भर गया।
क्योंकि वह आत्मिक शरीरों के बारे में जानने को उत्सुक था और उसने उनके बारे में बहुत सारी जानकारी देखी थी, जिसमें जिया जियू का आत्मिक शरीर भी शामिल था। वह कुछ सामान्य आत्मिक शरीरों के बारे में जानता था। यह धातु शरीर उनमें से एक था। यद्यपि यह कोई दुर्लभ आत्मा शरीर नहीं था, फिर भी यह एक आत्मा शरीर था। वह जानता था कि इस आत्मिक शरीर के साथ, उसी गुण वाले आत्मिक मूल के साथ, धातु गुण तकनीकों की साधना से उसकी साधना की गति बढ़ जाएगी, जो उच्च श्रेणी के आत्मिक मूल के बराबर होगी। इसके अलावा न केवल उसकी साधना की गति बढ़ेगी, बल्कि उसकी तकनीकों और दिव्य क्षमताओं की शक्ति भी बढ़ेगी, जो समान श्रेणी के लोगों से अधिक होगी। यदि यह धातु गुण वाली स्पिरिट रूट है तो ये सबसे अच्छा है, लेकिन यदि यह नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। और मेरे पास 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस गुण तकनीक को विकसित करना है, जब तक कि बच्चे में उत्परिवर्तित आत्मा जड़ न हो। अर्जुन केलोरा ने राहत की सांस ली। उन्हें अपने बच्चे के भविष्य से बहुत अधिक उम्मीदें थीं। ये लू परिवार में पहली प्रतिभा थी। पिछले सभी बच्चों की आत्मा की जड़ें निम्न स्तर की थीं, लेकिन इसमें न केवल मध्यम श्रेणी की आत्मा जड़ थी, बल्कि एक आत्मा शरीर भी था। तुरंत अर्जुन केलोरा साधना करने बैठ गए। व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से अर्जुन केलोरा इस धात्विक शरीर के प्रभावों को महसूस करना चाहता था। कुछ समय बाद, क्योंकि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, क्या आत्मिक शरीर अभी भी बढ़ रहा है? अर्जुन केलोरा ने बस थोड़ी सी साधना की और महसूस कर सके कि जब उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और जारी किया, तो धातु गुण आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक सुचारू और निर्बाध थी। हालांकि इसका प्रभाव विशेष रूप से आश्चर्यजनक या परिवर्तनकारी नहीं था। उन्हें संदेह था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था और यह धात्विक शरीर आत्मा मूल की तरह अभी भी बढ़ रहा था और इसे पूरी तरह विकसित होने के लिए समय की आवश्यकता थी। मैं 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक की साधना करता हूं और यह धात्विक शरीर मुख्य रूप से मेरी धातु आधारित तकनीकों में सहायक होता है। यह मेरी साधना में ज्यादा मदद नहीं करता। धातु गुण आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेज है और यह मेरे अन्य गुणों की साधना के संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। जब तक भविष्य में मेरे और बच्चे न हो और प्रत्येक मुझे 5 तत्वों वाला आत्मिक शरीर न दे। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि इस आत्मिक शरीर को संगत गुण तकनीकों के साथ सबसे अच्छा जोड़ा जा सकता है। यदि वह अन्य गुणों वाली तकनीकें विकसित करता तो इसका प्रभाव भी पड़ सकता था। और उनकी 7 सितारा महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक के लिए यिन और यांग की 7 विशेषताओं का संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। अर्जुन केलोरा को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे याद आया कि उसके पास अभी भी पुरस्कार पाने के 2 मौके हैं और उसने मन ही मन सोचा, सिस्टम पुरस्कार जीतो। तुरंत ही सिस्टम का भाग्य का बड़ा पहिया प्रकट हो गया। पुरस्कार निकालना शुरू करें। अर्जुन केलोरा ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे पुरस्कार निकालना शुरू कर दिया। अचानक एक सुनहरी रोशनी तेजी से पहिए पर घूमने लगी और अंततः पिल पर रुक गई। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको 3rd ग्रेड कंडेंसर्ड कोर पिल मिल गई है। इनाम सिस्टम स्पेस पर भेज दिया गया है और होस्ट इसे किसी भी समय देख सकता है। पहिए पर एक गोली का चिन्ह दिखाई दिया, जिसके साथ सिस्टम अधिसूचना ध्वनि भी थी। एक संघनित कोर गोली। अर्जुन केलोरा ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसने यह इनाम जीता है। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह कंडेंसर्ड कोर पिल क्या है। यह फाउंडेशन स्थापना गोली के समान था, लेकिन यह फाउंडेशन स्थापना गोली से कहीं अधिक कीमती था। इससे फाउंडेशन स्थापना साधकों को कोर बनाने की संभावना बढ़ाने और उनकी गोलियों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। कई साधकों के लिए फाउंडेशन स्थापना गोली एक विलासिता थी और एक गोली मिलना कठिन था। और यह कंडेंसर्ड कोर पिल, जो कोर फॉर्मेशन में मदद करती है, और भी अधिक कीमती थी। गोली, संघनित कोर गोली। गुणवत्ता, तृतीय श्रेणी। विवरण, कोर फॉर्मेशन चरण में सफलता के दौरान इस गोली का सेवन करने से सफलता दर 30% बढ़ सकती है और गोली की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। कंडेंसर्ड कोर पिल के बारे में जानकारी सिस्टम स्पेस में दिखाई दी। इससे कोर फॉर्मेशन की सफलता दर 30% बढ़ जाती है और गोली की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। ऐसा लगता है कि यह कंडेंसर्ड कोर पिल उस दीर्घायु पिल के समान है जिसे मैंने पहले बनाया था, एक उच्च श्रेणी की कंडेंसर्ड कोर पिल, जिसके कारण इसका इतना प्रभाव है। इस कंडेंसर्ड कोर पिल के साथ मुझे फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने के बाद कोर फॉर्मेशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन केलोरा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने मूलतः एक फाउंडेशन स्थापना गोली बनाने का विचार किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक कंडेंसर्ड कोर पिल बनाई जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल से भी अधिक उन्नत और कीमती थी। हालांकि कोर फॉर्मेशन अभी भी मेरे लिए थोड़ा दूर है। अर्जुन केलोरा ने एक हल्की सी आह भरी और कंडेंसर्ड कोर पिल को दोबारा देखने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने इसे सिस्टम स्पेस में संग्रहित करने की तैयारी की। बाद में जब उसे इसकी जरूरत होगी तो वह इसे निकाल लेगा। चलो चित्र बनाना जारी रखें। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने सिस्टम के बड़े पहिए को देखा और चित्र बनाना जारी रखा। यह उनका पहला मौका था जब उन्होंने लगातार कई बार ड्रॉ किया। अभी अभी एक कंडेंसर्ड कोर पिल का चित्र बनाने के बाद वह कुछ ऐसा चित्र बनाने की आशा कर रहा था जिसका वह उपयोग कर सके।
यद्यपि कंडेंसर्ड कोर पिल कीमती थी, लेकिन उसकी वर्तमान अवस्था में यह उसके लिए बेकार थी और वह इसे एक तरफ ही रख सकता था। जैसे जैसे वह चित्र बनाता गया, सिस्टम के पहिए पर लगी सुनहरी रोशनी घूमती हुई अंततः पालतू श्रेणी पर आकर रुक गई। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट का लावा प्राप्त कर लिया है। इनाम सिस्टम स्पेस पर भेज दिया गया है और होस्ट इसे किसी भी समय देख सकता है। एक सुनहरी रोशनी चमकी और दोहरे पंखों वाला एक रेशम कीट पैटर्न बड़े टर्न टेबल से उभरा, जिसके साथ एक सिस्टम प्रॉम्प्ट टोन भी था। 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम का कीड़ा। अर्जुन केलोरा ने भौहें चढ़ाते हुए सिस्टम से निकाले गए इनाम को देखा। किसने सोचा होगा कि पालतू जानवरों में केवल जानवर ही नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि पालतू लॉटरी में सभी प्रकार के जीवित प्राणी शामिल हैं, जिनमें पक्षी, जानवर, शल्क, कीड़े, पौधे और अन्य शामिल हैं। अगर ऐसा है तो अगर मैंने एक पौधे पर आधारित दानव पालतू जानवर बनाया तो मुझे भविष्य में स्वर्ग और पृथ्वी अमरता विधि के लिए स्वर्गीय आत्मा पौधे की खेती के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। वह शिवलोक से प्राप्त स्वर्ग और पृथ्वी अमरता विधि को नहीं भूला था। वह सोच रहा था कि एक बार जब उसके पास शक्ति और परिस्थितियां होंगी तो वह अपनी पत्नियों और बच्चों को खेती करने देगा और अमर बन जाएगा। लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अर्जुन केलोरा का मन विचलित हो गया और उसने उस 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े को देखा जिसे उसने अभी अभी बनाया था। दुर्लभ कीट, 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट। रैंक, शीर्ष स्वर्गीय स्तर। वर्णन, प्राचीन, दुर्लभ और विदेशी कीटों में से एक, जिसे अंडे देने में 100 साल और लावा बनने में भी 100 साल लगते हैं। नवजात लावा के केवल एक जोड़ी पंख होते हैं और परिपक्व होने पर यह 3 जोड़ी पंखों का हो जाता है। यह दैवीय शक्तियों से नहीं डरता और क्रूर तथा हिंसक स्वभाव का होता है, लेकिन इसकी कम बुद्धि के कारण इसे वश में करना मुश्किल होता है। वाह, एक शीर्ष स्वर्गीय स्तर का दुर्लभ कीट। ये 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड की रक्त रेखा से भी अधिक ऊंचा है। मुझे आश्चर्य है कि 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट को अपने चरम पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अर्जुन केलोरा ने 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट के बारे में जानकारी देखते हुए मन ही मन सोचा। उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट को पालने में कितना समय लगेगा। आखिरकार उनके लिए पालतू जानवरों को पालने का सबसे कठिन हिस्सा खेती का चरण था। इसकी खेती में दर्जनों या सैकड़ों वर्ष लग जाते थे, जो वास्तव में बहुत थका देने वाला काम था। उदाहरण के लिए 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड कई वर्षों से प्रारंभिक अवस्था में था। केवल आधे साल पहले ही अर्जुन केलोरा ने कुछ स्पिरिट बीस्ट छर्रे खरीदने के लिए पर्याप्त धन जमा किया था, जिसे ल्यू पिंगन कभी कभी उसे खिलाता था। अब ये लगभग प्रथम श्रेणी के मध्य चरण पर था। जहां तक इस प्रणाली के परिचय का प्रश्न है कि 6 पंखों वाला स्वर्ण रेशम कीट क्रूर और हिंसक था, कम बुद्धि वाला था और उसे वश में करना कठिन था, अर्जुन केलोरा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे इससे क्या फर्क पड़ता था कि उसे वश में करना कठिन था। निकालना। अर्जुन केलोरा का मन उत्तेजित हो गया और उसने सिस्टम स्पेस से 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट बाहर निकाला। तुरंत ही एक छोटा, इंच लंबा, सुनहरे रंग का रेशम का कीड़ा दिखाई दिया, जिसकी पीठ पर पतले सिकाडा जैसे पंखों की एक जोड़ी थी। पंखों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर से क्रूर, जानलेवा आभा निकल रही थी। 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट। अंडे देने में 100 साल लगते हैं, अंडे से बच्चे निकलने में भी 100 साल लगते हैं, और एक बार अंडे से निकलने के बाद लावा लोहे जितना मजबूत होता है, जादुई हथियारों के बराबर होता है और प्राथमिक स्तर के मंत्रों से प्रतिरक्षित होता है। लावा से 4 पंखों वाली अवस्था तक बढ़ने में 200 वर्ष लगते हैं, जिसमें तीसरी अवस्था शक्ति की होती है, तथा 4 पंखों से 6 पंखों तक बढ़ने में 1000 वर्ष लगते हैं, जो चौथी अवस्था के शिखर तक पहुंचती है। अर्जुन केलोरा ने अपने हाथ में 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े को देखा और उसे उसकी स्थिति की सामान्य समझ हो गई। ये सचमुच शक्तिशाली था। नव अंडे से निकले लावा में पहले से ही अंतिम चरण में प्रथम रैंक की शक्ति थी। कुछ दशकों के बाद इसकी शक्ति दूसरे दर्जे के फाउंडेशन प्रतिष्ठान के बराबर हो जाएगी। पहले परिवर्तन के बाद इसमें पंखों की दूसरी जोड़ी विकसित हो जाएगी और यह शक्ति के तीसरे चरण तक पहुंच जाएगा। और अगले 1000 वर्षों के बाद इसमें पंखों की तीसरी जोड़ी विकसित हो जाएगी, जो चौथे चरण के शिखर पर पहुंच जाएगी, जो 5वें स्तर के बराबर होगी। एक राक्षसी जानवर के लिए ये समय ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन अर्जुन केलोरा के लिए ये समय बहुत लंबा था। फिलहाल पालतू जानवर मेरे लिए अभी भी कुछ हद तक बेकार है और सीधे तौर पर मेरी शक्ति नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर इन पालतू जानवरों को विकसित किया जा सके तो वे सभी एक ही स्तर के अद्वितीय अस्तित्व होंगे। अर्जुन केलोरा ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने सामने 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े को महसूस करने की कोशिश की। 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड और पीच ब्लॉसम बू की तरह इस 6 पंख वाले गोल्डन सिल्कवर्म का भी उससे संबंध था। लेकिन जैसा कि सिस्टम परिचय में कहा गया था, ये 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट क्रूर और हिंसक था, कम बुद्धि वाला था और ठीक से संवाद नहीं कर सकता था। ये केवल सरल आदेश ही प्राप्त कर सकता था, जैसे कि हत्या करना। यदि सिस्टम ने इसे मेरे लिए पहले ही वश में नहीं कर लिया होता तो ये 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीट संभवतः जिसे भी देखता उसे मार डालता।
मैं अभी इसे पालूंगा, और अगर मैं इसे चलाने और पालतू बनाने का कोई तरीका खोज पाया तो इस 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट की वृद्धि में बहुत तेजी आएगी। अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा और उसे देखना जारी नहीं रखा। उन्होंने 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट को लव लॉकिंग गू के स्पिरिट बीस्ट बैग में डाल दिया। प्रेम बंधन गू, जो मृत्यु के कगार पर लग रहा था, अचानक हिल गया, मानो वह 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े से डर गया हो। अर्जुन केलोरा ने यह दृश्य देखा और मेन शियाओचान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वह स्पष्टतः राक्षसी जानवरों को वश में करने में माहिर थी। मुझे नहीं पता कि 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े का पालन कैसे किया जाता है। यदि मेरे पास इसी प्रकार की खेती की विधि होती तो मेरी विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती। हालांकि अर्जुन केलोरा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह और दूसरा पक्ष केवल लव लॉकिंग गू के कारण जुड़े थे। अब उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कहां गया था। इसके अलावा 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट जैसे दुर्लभ और विदेशी कीट का पालन पोषण करना बहुत कठिन था। दक्षिणी पहाड़ों के विशाल जंगल में स्थित जिन राज्य बैंगनी वस्त्र पहने एक युवती कीड़ों के एक समूह को हाँक रही थी और कई राक्षसी जानवरों को मार रही थी। जब कीड़ों और रक्तलाल मकड़ी ने राक्षसी जानवरों की लाशों को खा लिया तो लड़की ने अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह जंगल से बाहर निकली तो उसने बैंगनी काले बादलों से ढकी एक राजसी रहस्यमयी पर्वत चोटी देखी और उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। दादी ने मुझे बताया कि हमारे पूर्वज जिन साम्राज्य के 3 महान राक्षसी द्वारों में से एक 5 विश्व संप्रदाय के स्वर्गीय वेब बुनकर से थे। मेरे पास 1000 जहर वाला शरीर है और मैं दादी माँ के टोकन के साथ 5 जहर संप्रदाय में शामिल हो सकता हूँ। यह अफसोस की बात है कि मैंने लव लॉकिंग गू को खो दिया, अन्यथा मैं 5 विश्व संप्रदाय की पवित्र युवती बन सकती थी। मेन शियाओचान ने अपने सामने आत्मा व्यर्थ पर्वत को देखा और उसे पश्चाताप की पीड़ा महसूस हुई। जब उसने लव लॉकिंग गू के बारे में सोचा तो उसका दिल धड़क उठा। उसे सुंदर चेहरे और सीधे साधे हाव भाव वाले युवक की याद आई। ऐसा कहा जाता है कि 5 विश्व संप्रदाय के अद्वितीय फीनिक्स गू महान फीनिक्स निर्वाण तकनीक की साधना कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति राख से पुनर्जन्म ले सकता है तथा सभी अशुद्धियों को धो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लव लॉकिंग गू के प्रभावों को हटा सकता है। मेन जियाओचान ने अचानक मन ही मन सोचा, लेकिन जैसे ही उसने यह विचार किया उसका दिल धड़कने लगा। उसने अपना सिर हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया। वहां कौन जाएगा? 2 काले कपड़े पहने शिष्य पहाड़ी द्वार पर पहरा दे रहे थे, मेन शियाओचान को देख रहे थे और पूछ रहे थे। 5 विश्व पर्वत 5 विश्व संप्रदाय का स्थल था और कोई भी व्यक्ति वहां स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकता था। मैं मेन शियाओचान हूं, जो 5 विश्व संप्रदाय के स्वर्गीय वेब बुनकर का वंशज हूं। मेन शियाओचान ने अपनी आस्तीन से एक टोकन निकाला और उसे एक शिष्य को दे दिया। स्वर्गीय वेब बुनकर का वंशज। दोनों शिष्यों ने टोकन की जांच की और एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने तुरंत कहा, कृपया रुकिए, मैं इसकी रिपोर्ट करने जा रहा हूं। लगभग उतना ही समय जितना एक अगरबत्ती जलाने में लगता है। 5 विश्व पर्वत से एक बैंगनी प्रकाश चमक उठा और पलक झपकते ही मेन शियाओचान के सामने एक आकृति प्रकट हुई। नमस्कार, स्वर्गीय वेब बुनकर। शेष बैंगनी वस्त्र पहने शिष्य ने आते हुए व्यक्ति को देखा और शीघ्रता से सम्मान में झुक गया। आप गुरु के वंशज हैं। जो व्यक्ति वहां पहुंचा वह 28 या 29 वर्ष की बैंगनी वस्त्र पहने महिला थी। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था तथा त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसकी पतली जेड जैसी टांगें एकदम आनुपातिक थीं। उसके 2 क्रिस्टल जैसे जेड पैर जेड की तरह सफेद थे, एक भी दाग नहीं, मानो कोई कलाकृति हो जिसे देखकर कोई उन्हें धीरे से पकड़ना चाहता हो। उसके शानदार बैंगनी रेशमी कपड़े उसके पतले लेकिन सुडौल शरीर को और भी निखार रहे थे तथा उसमें एक अनूठा आकर्षण था। उसकी संकीर्ण फीनिक्स जैसी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं, जो एक अलौकिक आकर्षण बिखेर रही थी जब वह मेन शियाओचान को देख रही थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखों के नीचे एक आंसू की बूंद जैसा तिल उसकी मनमोहक सुंदरता को और भी अधिक आकर्षक बना रहा था। नमस्कार वरिष्ठ, मेन जियाओचान ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उसने अपने भंडारण बैग से कुछ कीटों के अंडे निकाले और एक रक्त लाल मकड़ी को बाहर निकाला। ब्लड जेड स्पाइडर, ऐसा लगता है कि आप सचमुच मास्टर के वंशज हैं। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर गर्मजोशी और कोमलता थी। आप 5 विश्व पर्वत पर आए हैं, इसलिए आपको हमारे 5 विश्व संप्रदाय में शामिल होना होगा। हाँ वरिष्ठ, मैं 5 विश्व संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ। मेन जियाओचान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चूंकि आप स्वर्गीय वेब बुनकर के वंशज हैं, क्या आप मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने मुस्कुराते हुए मेन शियाओचान की ओर देखा। मैं तैयार हूँ, मेन शियाओचान ने सम्मान में झुकते हुए उत्तर दिया। अच्छा, आज से तुम मेरे शिष्य होगे, नानगोंग मिलुओ। नानगोंग मिलुओ ने हंसते हुए मेन शियाओचान को 5 विश्व पर्वत में ले गया। लू मियाओहुआन के जन्म देने के 10 दिन बाद लू मियाओगे का बच्चा भी पैदा हुआ। यह एक लड़की थी। इस बच्चे में भी एक आत्मा जड़ थी, लेकिन ये केवल 7वीं कक्षा का स्पिरिट रूट था। लू मियाओहुआन के बच्चे के कारण अर्जुन केलोरा की उम्मीदें बढ़ गई थीं।
ये देखकर कि बच्चे के पास केवल 7वीं कक्षा की स्पिरिट रूट थी, उसे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि उन्होंने जल्दी ही अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया। आखिरकार आत्मा की जड़ का होना पहले से ही एक आशीर्वाद था। यह असंभव है कि हर कोई असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा हो। मुझे लगता है कि यह भी बेहतर परवरिश और शिक्षा का परिणाम है, अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा। इस बार लू मियाओगे और लू मियाओहुआन के बच्चे का जन्म थोड़े भाग्य के साथ हुआ। हालांकि इससे ये भी साबित होता है कि माता पिता की साधना जितनी अधिक होगी, आत्मिक मूल की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी और बच्चे में आत्मिक मूल होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। स्पिरिट रूट की गुणवत्ता भी बेहतर होने की संभावना अधिक है। लू मियाओगे द्वारा अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अर्जुन केलोरा जूलोग मार्केट लौटने से पहले 3 दिनों तक किंजू पर्वत पर रुके। चूंकि दोनों महिलाएं बच्चे को जन्म दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने पहले ही लंबी छुट्टी ले ली थी, इसलिए वह अब और देरी नहीं करना चाहते थे। जूलोग बाजार में लौटने के बाद अर्जुन केलोरा को कीड़ों के बारे में कुछ किताबें मिली और उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक सामग्रियां खरीदी ताकि वे 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़ों को पालने का प्रयास कर सके तथा विभिन्न आहार विधियों के साथ प्रयोग कर सके। खून। 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम के कीड़े को खून से कोई परहेज नहीं था। इससे अर्जुन केलोरा को लगा कि 6 पंखों वाला सुनहरा रेशम का कीड़ा वास्तव में बहुत ही क्रूर था। 2 महीने बाद अर्जुन केलोरा अपनी पत्नियों और बच्चों से मिलने के लिए नश्वर संसार में लौट आए। इस दिन ली फेयू भी अर्जुन केलोरा को विदाई देने आए थे। उन्होंने कहा कि वह अमर दुनिया में जाने के लिए रूई क्षेत्र शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। फेयू, तुम खेती करने कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? अर्जुन केलोरा ने ऊंची आवाज में पूछा। उन्होंने पहले होंगे घाटी बाजार का उल्लेख किया था। उन्होंने ये भी कहा कि होंगे घाटी बाजार का निर्माण कार्य लगभग आधे वर्ष में पूरा होकर खुल जाएगा। लेकिन ली फेयू के हाव भाव देखकर यह स्पष्ट था कि उसने होंगे घाटी के बाजार जाने की योजना नहीं बनाई थी। अर्जुन केलोरा ने मोटे तौर पर ली फेयू के विचारों को समझा। वह जानता था कि उसके मित्र का अपना अभिमान और हठ है और वह आसान जीवन के लिए उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। वह जानता था कि होंगे बाजार जाना कठिन होगा और इससे कोई खास उपलब्धि नहीं मिलेगी। अभी तक मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मैं किंगलुआन अमर शहर को देखने की योजना बना रहा हूँ, ली फेयू ने बेफिक्री से कहा। किंगलुआन अमर शहर। ये सुनकर अर्जुन केलोरा का दिल धड़क उठा। वह स्वाभाविक रूप से किंगलुआन अमर शहर के बारे में जानता था। जियांग देश में 3 महान अमर शहर थे, ज्योक्सियाओ अमर शहर, ड्रीम अमर शहर और किंगलुआन अमर शहर। ज्योक्सियाओ अमर शहर जियांग देश के मध्य भाग में स्थित है। ये जियांग देश का पहला अमर शहर है। यह एक समृद्ध अमर बाजार है। ड्रीम इमोर्टल सिटी जियांग देश की उत्तरी सीमा पर स्थित था, जो विशाल और रहस्यमय ग्रेट ड्रीम मार्श द्वारा समर्थित था। ये झील असीम और अंतहीन थी, सदियों से धुंध में लिपटी हुई थी, जो साधकों की दिव्य भावना को अवरुद्ध करने में सक्षम थी। ऐसा कहा जाता था कि कोर फॉर्मेशन के सच्चे व्यक्ति भी जो इसमें प्रवेश कर गए थे, कभी वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए कोई नहीं जानता था कि ग्रेट ड्रीम मार्श के आगे क्या है। ऐसी अफवाहें थी कि यह एक निषिद्ध क्षेत्र है, पुनर्तः खतरे का स्थान है। ऐसी भी अफवाहें थी कि यह एक अधिक विशाल और समृद्ध कृषि क्षेत्र था। किंगलुआन अमर शहर जियांग देश की दक्षिणी सीमा पर 10,000 जानवर पर्वत श्रृंखला के पास स्थित था और यू देश की सीमा पर था। न केवल कोई व्यक्ति स्वयं को संयमित करने तथा धन कमाने के लिए राक्षसी पशुओं का शिकार करने के लिए पर्वत श्रृंखला पर जा सकता था, बल्कि वह यू देश के साधकों के साथ विनिमय करने के लिए यू देश भी जा सकता था। यू देश के कई साधक किंगलुआन अमर शहर में एकत्रित होते थे, जिससे ये रूज साधकों के लिए एक पवित्र स्थान बन जाता था। कई रूज साधक जो अपना नाम बनाना चाहते थे, वे मौका लेने के लिए किंगलुआन अमर शहर जाते थे। लेकिन इसी तरह ये जगह बेहद खतरनाक थी। खतरे का स्तर जूलोग मार्केट से 10 गुना अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। हर साल अनगिनत किसान जंगल में अपनी जान गंवा देते हैं। मैं खेती का क्षेत्र देखना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा है। मैंने सुना है कि किंगलुआन अमर शहर रूज साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है और एक रूज साधक होने के नाते मुझे स्वाभाविक रूप से वहां जाकर देखना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा या कुछ और, लेकिन मैं इस साधना क्षेत्र पर एक नजर डालूंगा। ली फेयू हंसा। उन्होंने किंगलुआन अमर शहर की जांच की थी और इसके खतरों को जानते थे। लेकिन खतरा और अवसर एक साथ मौजूद थे। एक साधारण रूज कल्टीवेटर के लिए यदि वे अपना नाम बनाना चाहते थे तो ऐसा करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। अन्यथा अपनी 7वीं कक्षा की स्पिरिट रूट के साथ उसे नश्वर दुनिया या छोटे बाजारों में कुछ भी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता। अर्जुन केलोरा ने पूछा, हमारे 10 साल के समझौते में अभी 1.5 साल बाकी है, क्या आप तब आएंगे? इससे पहले होंगी ने 10 साल के समझौते के बारे में पूछते हुए एक पत्र लिखा था और जियो शियायू, झाओ किंग और हान लिन सभी ने उस समय मिलने के लिए सहमति व्यक्त की थी। मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। मैं सीधे किंगलुआन अमर शहर जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, बल्कि पहले वहां घूमकर देखना चाहता हूँ। मैं किंगलुआन अमर शहर की ओर जाने से पहले समझौते के पूरा होने तक प्रतीक्षा करूंगा। ली फेयू ने अपने विचार नहीं छिपाए। वह जानता था कि किंगलुआन अमर शहर बेहद खतरनाक था।
और यह संभव नहीं था कि हम आंख मूंद कर आगे बढ़ जाएं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने साधना क्षेत्र के बारे में कुछ समझ हासिल कर ली थी, लेकिन वे वास्तव में उसमें प्रवेश नहीं कर पाए थे। अधिकांश समय वो किंजू पर्वत पर ही रहता था और साधना क्षेत्र के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत प्रत्यक्ष नहीं थी। उन्होंने इस 1.5 साल का उपयोग खेती के क्षेत्र की क्रूरता के अनुकूल ढलने के लिए करने की योजना बनाई। चांद सेन, अगर मैं वापस नहीं आऊं तो कृपया मेरे परिवार की देखभाल करने में मदद करें, ली फियू ने जारी रखा। उन्होंने यह बात पहले भी कही थी, लेकिन अब अपने प्रस्थान की पूर्व संध्या पर उन्होंने यह बात फिर कही। मैं इसका ध्यान रखने का वादा करता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया, वह मजाक करने के मूड में नहीं था। उसने तावीजों का एक ढेर, एक मध्यम श्रेणी की कठपुतली, 300 आत्मा पत्थर और एक भंडारण बैग निकाला। फेयू, अपनी यात्रा में सावधान रहना, अपनी सुरक्षा के लिए ये चीजें ले जाना। जब तुम वापस आओगे तो हम साथ में शराब पियेंगे और जश्न मनाएंगे। अर्जुन केलोरा ने ऐसा कहा। ली फेयू इस दुनिया में उसका पहला दोस्त था। उसने पहले भी अपनी जान बचाई थी। अब जब वह एक खतरनाक यात्रा पर निकलने वाला था, तो अर्जुन केलोरा को स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि उसके अच्छे भाई की यात्रा सुचारू होगी। क्या ये बहुत कीमती है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ली फेयू ने सिर हिलाकर प्रस्ताव ठुकरा दिया। तावीजों का ढेर, कठपुतली और अनगिनत आत्मिक पत्थर बहुत कीमती थे। जब वह किंजू पर्वत पर था तो उसे प्रति माह 5 या 6 स्पिरिट स्टोन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वह अर्जुन केलोरा के बच्चों को पढ़ाकर और होंगी के लिए काम करके प्रति माह लगभग 10 स्पिरिट स्टोन कमाते थे। अर्जुन केलोरा की उदारता उसके लिए सौभाग्य की तरह थी। अगर तुम अब भी मेरे साथ भाई जैसा व्यवहार करते हो तो इसे ले लो। अब मेरे पास इन चीजों की कोई कमी नहीं है। तुम साधना करने जा रहे हो और तुम्हें कुछ जादुई हथियारों की जरूरत होगी। ये स्पिरिट स्टोन्स लेकर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जादुई हथियार खरीद लो। अर्जुन केलोरा ने गंभीरता से कहा। ली फेयू का वर्तमान साधना स्तर केवल 4थे चरण का था। यद्यपि उनमें मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर की ताकत थी, फिर भी वे जादुई हथियार चलाने वाले मध्य अवस्था के साधकों का सामना करते समय कमजोर थे। उसके पास ताबीज और जादुई हथियार होने से वह अधिक सुरक्षित हो जाएगा। अर्जुन केलोरा ने उसे जादुई हथियार इसलिए नहीं दिए क्योंकि किंग्यान तलवार के अलावा उसके पास मौजूद सभी जादुई हथियार उच्च श्रेणी के या शीर्ष श्रेणी के थे, जिन्हें ली फेयू इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं इसे आपका कर्ज मानूंगा। ली फेयू ने अर्जुन केलोरा की अभिव्यक्ति को देखा, एक गहरी सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने बेफिक्री से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं, ली फेयू, 12 साल की उम्र से साधना शुरू कर चुका हूं और हर अच्छे बुरे दौर से गुजरा हूं। मैं इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा। मैं इस कर्ज को चुकाने के लिए जीवित रहना सुनिश्चित करूंगा। ली फेयू ने ऐसा कहा। उसके बाद वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। उनके 10 से अधिक वर्षों के साधना काल में कई यादगार क्षण थे जिन्हें याद करना उचित है, खासकर इसलिए क्योंकि यह उनकी आखिरी बातचीत हो सकती है। अगले दिन ली फेयू ने होंगी को बुलाया और तीनों ने अलविदा कहने से पहले एक साथ भोजन किया। जब वे अलग हुए तो होंगी ने ली फेयू को एक निम्न श्रेणी की उड़ने वाली तलवार भी दी और उसे सावधान रहने को कहा। अर्जुन केलोरा ने ली फेयू की विदाई की आकृति को देखा और गहरी सांस ली। उसे अलगाव और लालसा की भारी भावना महसूस हुई। तावीजों और कठपुतली के साथ और फेयू की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए वह 1.5 चरण की हुई शोधन साधकों के खिलाफ खुद को बनाए रखने और भागने में सक्षम होना चाहिए। और कौन जाने, साधना की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फेयू को कोई भाग्यशाली अवसर मिल जाए। अर्जुन केलोरा ने खुद को सांत्वना दी और कोशिश की कि वह ज्यादा भावुक न हो। इसके बाद उन्होंने होंगी के साथ होंगे मार्केट परियोजना पर चर्चा की। इसे पूरा होने और खुलने में लगभग आधा वर्ष लगेगा। दुकान के नाम का मामला लू परिवार के साथ पहले ही तय हो चुका था। हालांकि वह दुकान एक साधारण सी दुकान थी जो एक औसत दर्जे की जगह पर स्थित थी। अच्छे स्थान अधिकतर 4 प्रमुख परिवारों द्वारा आरक्षित कर लिए गए थे या अन्य शक्तिशाली ताकतों को दे दिए गए थे। अर्जुन केलोरा के अनुसार 4 प्रमुख परिवारों ने होंगे मार्केट की स्थापना के लिए बहुत प्रयास और संसाधन लगाए थे। उन्होंने न केवल ब्लू क्लाउड संप्रदाय पर बहुत अधिक खर्च किया, बल्कि उन्होंने कुछ दुकानें अन्य ताकतों को भी दे दी। हालांकि हांगी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अच्छी दुकानें बहुत महंगी थीं और यहां तक कि मार्क्विस रू यी की संपत्ति भी उन्हें वहन करने में सक्षम नहीं थी। यदि अर्जुन केलोरा के संपर्क न होते तो वे ये साधारण दुकान नहीं पा सकते थे। कुछ ही देर में 2 महीने बीत गए। एक दिन दूसरे बड़े ने अर्जुन केलोरा को ढूंढा और उसे बताया कि उसे तुरंत लू परिवार में वापस लौटना होगा। लू परिवार के पूर्वज का निधन हो गया था। पूर्वज का निधन हो गया है। अर्जुन केलोरा ने पहले ही पूर्वज की घटती जीवन शक्ति को महसूस कर लिया था और जानता था कि उसका समय सीमित है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सब इतनी जल्दी, इतनी अचानक हो जाएगा। उन्होंने 1 वर्ष पहले की बात सोची जब पूर्वज ने उनके विवाह समारोह की अध्यक्षता की थी और उन्हें बहुत दुख हुआ। पूर्वज हमेशा से होंगे घाटी बाजार का निर्माण पूरा होते देखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे ऐसा नहीं कर पाए।
दूसरे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति दुखद थी। लू परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य, जिनमें द्वितीय बुजुर्ग भी शामिल थे, अर्जुन केलोरा की तुलना में पूर्वज की शारीरिक स्थिति के बारे में अधिक जानते थे। होनवे घाटी युद्ध के बाद पूर्वज को पता चल गया था कि उसका समय समाप्त हो रहा है और उसने अपने मामलों को निपटाना शुरू कर दिया था। उन्हें एकमात्र अफसोस ये था कि वे होंगे वैली मार्केट का निर्माण पूरा होते नहीं देख पाए। लेकिन अंत में लू परिवार के पूर्वज को वह दिन देखने को नहीं मिला। तुरंत ही अर्जुन केलोरा दूसरे बुजुर्ग और लू परिवार के कई कनिष्ठों के पीछे पीछे किंजू पर्वत पर वापस आ गया। लू परिवार के छोटे सदस्य एक एक करके किंजू पर्वत पर लौट आए। पूरा किंजू पर्वत दुख और शोक से भर गया। एक खेती करने वाला परिवार रक्त संबंधों और रिश्तेदारी पर निर्भर करता है। परिवार के सभी कनिष्ठ सदस्य छोटी उम्र से ही पारिवारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, खेती की कला सीखते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपनी जड़ें फैलाते हैं, और यह सब इसी भूमि पर होता है। और लू परिवार का पूर्वज आकाश था, जिसे लू परिवार के सभी छोटे बच्चे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब जबकि पूर्वज का निधन हो चुका था, सभी लोग शोकाकुल थे। कई दिनों बाद लू परिवार के पैतृक हॉल में, अफसोस, हमारे पूर्वज ने परिश्रम और समर्पण का जीवन जिया, उनका हृदय परिवार से जुड़ा था और अब उनकी आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी पर लौट गई है। हम लू परिवार के छोटे सदस्य सभी दुख और शोक से भरे हुए हैं। लू युवानदिन ने दुखी भाव से बात की और लू परिवार के पूर्वजों के योगदान और उपलब्धियों की प्रशंसा की। स्तुति समाप्त करने के बाद लू युवानजोग आगे बढ़े। उन्होंने लू परिवार के पूर्वजों की आत्मा की पट्टिका को पैतृक हॉल में आमंत्रित किया, 3 अगरबत्तियां जलाईं और गंभीरता से झुककर प्रणाम किया। उन्होंने जोर से पुकारा, लू परिवार के लू युवानजोग, आदरपूर्वक पूर्वज की आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस भेजो। लू परिवार के सभी जूनियर एक साथ चिल्लाए, लू परिवार के जूनियर, आदरपूर्वक पूर्वज की आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस भेज दो। लू परिवार के जूनियर, सम्मानपूर्वक पूर्वज की आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस भेजे। लू परिवार के जूनियर, सम्मानपूर्वक पूर्वज की आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस भेजे। लू परिवार के सभी जूनियर सदस्यों ने एक साथ झुककर उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्या ये परिवार की रक्त संबंधी विरासत है? उन रूज साधकों की तुलना में जो तैरते हुए रिक्वीर की तरह हैं, लू परिवार के पूर्वज परिवार में बैठ सकते थे, परिवार में ही मर सकते थे और परिवार की आध्यात्मिक भूमि में दफनाए जा सकते थे। उनकी आत्मा की पट्टिका पैतृक हॉल में रखी जाती थी और उनकी उपलब्धियां परिवार की वंशावली में दर्ज होती थीं। उनका जीवन पूर्ण माना जा सकता है। आखिरकार सभी साधक अमरों की तरह लंबी उम्र नहीं जी सकते। इस पद्धति के माध्यम से वे अपने वंश और आत्मा को आगे बढ़ने दे सकते हैं। अर्जुन केलोरा ने भी झुककर आवाज लगाई। उसकी भावनाएं वातावरण से प्रभावित थीं। धीरे धीरे उसे ये दुनिया समझ में आने लगी कि पारिवारिक रिश्ते इतने गहरे क्यों होते हैं। एक ओर तो ये रक्त संबंधों और रिश्तेदारी के कारण था, दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि जन्म के क्षण से ही लोग अपने परिवार के साथ जीवन। कृषक सांसारिक शिष्टाचार को अधिक महत्व नहीं देते थे। लू परिवार की पैतृक पट्टिका को सम्मान देने के बाद प्रत्येक व्यक्ति ने धूप की 3 बत्तियां जलाईं और समारोह समाप्त हो गया। जैसे ही भीड़ तितर बितर होने लगी, अर्जुन केलोरा जाने ही वाला था कि नव पदोन्नत पूर्वज लू युवानजोग ने उसे पुकारा, चांग शेंग, आपकी साधना प्रगति कैसी है? लू युवानजोग का चेहरा परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण था, जो लू युवानदिन से कुछ हद तक मिलता जुलता था। अर्जुन केलोरा को पता था कि यह पूर्वज कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा लू युवानदिन के बड़े भाई थे, इसलिए उन्हें चाचा कहकर संबोधित करना चाहिए। हालांकि किंजू पर्वत संप्रदाय में एक बार जब कोई व्यक्ति आधार स्थापना प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता स्वचालित रूप से पूर्वज के स्तर तक बढ़ जाती है। मैं क्यूई शोधन के 6ठे चरण तक पहुंच गया हूं, अंकल, अर्जुन केलोरा ने उत्तर दिया। मेरा अनुमान है कि 6ठे चरण के शिखर तक पहुंचने में मुझे लगभग 3 साल और लगेंगे। उन्होंने हाल ही में क्यूई रिफाइनिंग के 6ठे चरण में अपनी सफलता की घोषणा की थी, इसलिए उन्होंने इससे अधिक कुछ कहने का साहस नहीं किया। बहुत अच्छा, लू युवानजोग ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। एक क्षण के लिए अर्जुन केलोरा को परखने के बाद उसने एक जेड पुस्तिका निकाली। मैंने सुना है कि आप दीर्घायु तकनीक की साधना कर रहे हैं। यह जेडवुड तकनीक लू परिवार द्वारा बहुमूल्य एक उन्नत स्तर की तकनीक है। इसे अपनाएं और इसका अभ्यास करें। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप युवानदिन से पूछ सकते हैं, जो इस जेडवुड तकनीक का अभ्यास करते हैं। लू युवानजोग के शब्दों से अर्जुन केलोरा आश्चर्यचकित रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पूर्वज उसे कोई तकनीक देंगे। पिछले वर्ष लू युवानजोग के होनवे शहर में व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। इससे पहले वे केवल 2 बार संक्षिप्त रूप से मिले थे, लेकिन अब लू परिवार के पूर्वज के निधन के बाद लू युवानजोग उन पर दया दिखा रहा था। धन्यवाद अंकल, अर्जुन केलोरा ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। यद्यपि उसके पास पहले से ही 7 सितारे महान स्वतंत्रता तलवार तकनीक थी और उसे इस जेडवुड तकनीक की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यह एक दयालु इशारा था। आखिरकार जहां तक वह जानता था, लू परिवार की सबसे शक्तिशाली तकनीकें कुछ उन्नत स्तर की तकनीकें थीं। अब लू युवानजोग उसे एक तकनीक देने को तैयार था, जिसका मतलब था कि वह पहले से ही उनमें से एक माना जाता था।
याद रखें, ये तकनीक केवल आप ही सीख सकते हैं और इसे दूसरों को नहीं सिखा सकते। लू युआनडिंग ने चेतावनी दी। चिंता मत करो अंकल, मैं समझता हूँ। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जूलोग मार्केट में इतने वर्षों तक रहने के बाद उन्हें खेती की दुनिया की समझ हासिल हो गई थी। वह जानते थे कि उन्नत तकनीकें इतनी दुर्लभ और दुर्लभ क्यों थीं। इन तकनीकों के स्रोत अमर संप्रदायों, परिवारों और दुष्ट साधकों तक ही सीमित थे। सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में अमर संप्रदायों ने उत्कृष्ट शिष्यों और सस्ते श्रम की हानि को रोकने के लिए उन्नत तकनीकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। जहां तक खेती करने वाले परिवारों की बात है, तो कौन अपनी नींव और आजीविका बेचने को तैयार होगा। वे भी इस नियम का पालन करते थे, अपनी तकनीकों को बाहर नहीं आने देते थे तथा एक कप सूप साझा करते थे। दुष्ट किसान वही थे। उनके लिए निस्वार्थ होना और उन्नत तकनीकों को खुलेआम बेचना असंभव था। अधिक से अधिक वे निजी सौदे करते थे। इसलिए अधिकांश दुष्ट साधक उच्च स्तरीय तकनीकें और विरासतें प्राप्त करना चाहते थे, या तो संयोगवश मुलाकातों के माध्यम से या किसी साधना परिवार या अमर संप्रदाय में शामिल होने का विकल्प चुनकर। खेती की दुनिया में ये लगभग एक नियम था। प्राथमिक स्तर की तकनीकें और प्रथम श्रेणी की विरासतें आसानी से उपलब्ध थीं और उन्हें स्पिरिट स्टोन से खरीदा जा सकता था। लेकिन यदि आप आगे बढ़ना चाहते थे तो आपको अवसरों की आवश्यकता थी, अन्यथा आप केवल एक शक्तिशाली सेना में शामिल होने का प्रयास कर सकते थे और आपका शोषण किया जा सकता था। यही कारण था कि यू परिवार के तीसरे युवा गुरु ने अर्जुन केलोरा को लुभाने के लिए उन्नत तकनीकों और फाउंडेशन स्थापना अंतर्दृष्टि की पेशकश की थी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, लू युवानजोव ने अर्जुन केलोरा के कंधे को थपथपाते हुए कहा। हाँ, अर्जुन केलोरा ने जवाब दिया और जाने से पहले थोड़ा झुका। अर्जुन केलोरा। लू युवानजोव ने अर्जुन केलोरा की प्रस्थान आकृति को देखकर मन ही मन बड़बड़ाया। उन्होंने लू परिवार के पूर्वज के अंतिम शब्दों को याद किया, जिन्होंने अर्जुन केलोरा को बहुत महत्व दिया था, और एक हल्की आह भरी। 3 दिन बाद दूसरे बुजुर्ग ने अर्जुन केलोरा को जूलोंग बाजार में वापस लौटने की सूचना दी। चांग शेंग, क्या आप चाहते हैं कि मैं आत्मा तावीज मंडप की देखभाल करूं? लू मियाओगे ने अपनी बेटी लू किंगजू को पकड़ते हुए सौम्य स्वर में पूछा। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी, इसलिए वह अर्जुन केलोरा के काम में उसकी मदद करना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं बहन मियाओगे, आपको अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दादी के साथ तावीज सीखना चाहिए। यदि आप बाजार जाते हैं तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आपकी साधना में बाधा आएगी, और किंगजू अभी भी छोटा है और उसे आपकी देखभाल की आवश्यकता है। अर्जुन केलोरा मुस्कुराया और अपनी बेटी के मुलायम सफेद गालों को चुटकी से दबाया। लू मियाओगे के ताबीज शिल्प कौशल वर्तमान में शीर्ष रैंक ताबीज मास्टर और ग्रैंड ताबीज मास्टर के बीच के स्तर पर है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके पीछे भागे। ठीक है, लू मियाओगे ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद उसके सुंदर चेहरे पर हमेशा एक गर्म मातृत्वपूर्ण मुस्कान रहती थी। उसने आगे कहा, चांगशिन, होंगे मार्केट कुछ ही महीनों में खुल जाएगा और परिवार वहां एक टेलिस्मैन स्टोर खोलने की योजना बना रहा है। मैं जाकर उसका प्रबंधन करूंगी। अगर आपको लगता है कि जूलोग मार्केट बहुत दूर है तो मैं जूलोग मार्केट जा सकता हूं और आप होंगे मार्केट आ सकते हैं। लू मियाओगे ने सौम्य स्वर में बात की, जो अब भी एक बहन और मां की तरह गर्मजोशी और देखभाल से भरा हुआ था। पूर्वज सिस्टम मियाओगे ने मुझे होंगे घाटी में एक दुकान दी थी और मैं वहां एक टेलिस्मैन स्टोर खोलने के बारे में सोच रहा था। तो जूलोग मार्केट के लिए मैं दादी को बाद में इसका प्रबंधन करने के लिए किसी को खोजने देने की योजना बना रहा हूं। अर्जुन केलोरा ने एक पल सोचा। लू परिवार के पूर्वज ने उसे होंगे घाटी में एक दुकान और एक गुफा देकर पुरस्कृत किया था। अब जबकि बाजार खुलने वाला था, अर्जुन केलोरा केवल दुकान और गुफा से किराया वसूलना नहीं चाहता था। वह बाजार में अच्छी स्थिति हासिल करने के लिए खुलेपन का लाभ उठाते हुए एक टेलिस्मैन स्टोर खोलना चाहता था। आखिरकार होंगे मार्केट अभी खुल ही रहा था और ये बाजार पर कब्जा करने का अच्छा समय था। बच्चा भी बड़ा हो रहा था और कुछ सालों में वे खेती बाड़ी शुरू कर देंगे, जिसमें काफी खर्च आएगा। टेलिस्मैन स्टोर होने से स्थिर आय प्राप्त होगी। एक तावीज स्टोर खोलें। ये सुनकर लू मियाओगे थोड़ा रुक गया। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, यह संभव है, अपनी तावीज तकनीक से आप पहले से ही एक स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस बारे में दादी से बात करनी चाहिए। कुछ समय पहले ही अर्जुन केलोरा ने अपनी तावीज तकनीक में और सुधार किया था तथा प्रथम श्रेणी के तावीज ग्रैंडमास्टर के कौशल का प्रदर्शन किया था। इस स्तर की तकनीक और लू परिवार के आपूर्ति चैनलों के साथ टेलिस्मैन स्टोर का समर्थन करना कोई समस्या नहीं होगी। मैंने इस बारे में दादी से पहले ही चर्चा कर ली है और बाद में उनसे फिर बात करने की योजना बना रहा हूं। ठीक है, दूसरे एल्डम मेरा इंतजार कर रहे हैं, सिस्टम मियाओगे, मैं अब चलता हूं, अर्जुन केलोरा ने कहा। उन्होंने लू मियाओगे से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी के गालों पर चुंबन किया, फिर हाथ हिलाया और चले गए। वह किंजू पर्वत के द्वार पर पहुंचा, दूसरे बुजुर्ग की आत्मा वाली नाव पर चढ़ा और जूलोग बाजार की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद अर्जुन केलोरा जूलोग मार्केट लौट आया। जैसे ही अर्जुन केलोरा घर पहुंचे, जिया जियुए प्रसन्न भाव से उनके पास पहुंची।
पति जी, मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूँ। 2 महीने पहले वह क्यूई रिफाइनिंग के चौथे चरण में पहुंच गई थी। जब जिया जियू ने क्यूई रिफाइनिंग के चौथे चरण में प्रवेश किया और सक्रिय रूप से इसका अनुरोध किया, तो अर्जुन केलोरा ने गर्भनिरोधक का उपयोग करना बंद कर दिया था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये दुर्भाग्य के कारण था या आत्मा शरीर के प्रभाव के कारण, लेकिन जिया जियू को गर्भवती होने में बहुत समय लग गया था। मुझे देखने दो। अर्जुन केलोरा मुस्कुराया और अपना सिर जिया जियू के पेट पर रख दिया। उन्होंने तुरंत पुष्टि की कि वह सचमुच गर्भवती थी। जियू, अब से तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। अर्जुन केलोरा ने धीरे से उसके मुलायम काले बालों को सहलाया और गर्मजोशी से कहा। हालांकि जिया जियू के पास केवल 7वीं कक्षा की आत्मा जड़ थी, लेकिन उसकी आत्मा पोषण करने वाली बॉडी ने उसे इस बच्चे के बारे में काफी उम्मीदें दी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा की जड़ लगभग 6ठी कक्षा से 5वीं कक्षा में आगे बढ़ने की दहलीज पर थी। यदि उसे 6ठी कक्षा का स्पिरिट रूट मिल जाए तो वह सीधे तौर पर 6ठी कक्षा के स्पिरिट रूट को 5वीं कक्षा में पदोन्नत कर देगा। यदि वह जिया चाओयांग की तरह 4थी श्रेणी का स्पिरिट रूट प्राप्त कर सके तो यह एक बड़ी छलांग होगी। ठीक है। जिया जियू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। अर्जुन केलोरा ने होंडे मार्केट में एक तावीज स्टोर खोलने की अपनी योजना के बारे में सोचा। अर्जुन केलोरा अगले दरवाजे पर गांव हे के घर आया और दरवाजा खटखटाया। अंकल लू। दरवाजा एक 17 या 18 साल की लड़की ने खोला, जिसका चेहरा साफ और सुंदर था और उसने चांद जैसी सफेद कढ़ाई वाली पोशाक पहन रखी थी। ये गांव शियाओया थी, गांव हे की बेटी। पहले की छोटी सी लोली अब एक खूबसूरत जवान औरत बन गई थी। क्या आपके पिता घर पर हैं? अर्जुन केलोरा ने पूछा। नहीं अंकल लू, क्या आपको मेरे पिता से कुछ बात करनी है? गांव शियाओया ने अपना सिर झुकाकर पूछा। मेरे पास कोई विशेष बात नहीं है, बस अपने पिता से कह दो कि जब वे वापस आएंगे तो मुझे उनसे बात करनी है। अर्जुन केलोरा मुस्कुराया और कहा। क्या आप एक कप चाय के लिए अंदर आना चाहेंगे अंकल लू? गांव शियाओया ने विनम्रता से पूछा। नहीं, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, अर्जुन केलोरा ने हाथ हिलाकर कहा। रात हो गई और गांव अंततः घर लौट आया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने अर्जुन केलोरा से पूछा कि क्या हो रहा है। अर्जुन केलोरा ने पूछा, भाई गांव, आपको होंडे मार्केट के बारे में तो पता ही होगा, है ना? किंजू माउंटेन यू परिवार, ग्रीन लेक माउंटेन यू परिवार, वोगोन रिज जैन परिवार और 100 बर्ड्स लेके बाय परिवार सभी ने वहां एक मार्केट स्थापित किया है। गांव हे ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि अर्जुन केलोरा 4 परिवारों द्वारा स्थापित बाजार का उल्लेख कर रहा था। मैं होंगे मार्केट में एक तावीज स्टोर खोलने की योजना बना रहा हूं, इसलिए मैं जानना चाहता था कि क्या आप स्टोर के तावीज मास्टर बनने के लिए वहां जाने में रुचि रखेंगे? अर्जुन केलोरा ने सीधे पूछा। यद्यपि अर्जुन केलोरा होंगे मार्केट में एक टेलिस्मैन स्टोर खोलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि स्टोर का प्रबंधन करना आसान काम नहीं है, खासकर शुरुआती दौर में। उसे स्टोर का प्रबंधन करने में मदद के लिए किसी की आवश्यकता थी, और गांव हे एक विश्वसनीय व्यक्ति था जिसे वह कई वर्षों से जानता था। गांव हे एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जिसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह बस अपनी बेटी का पालन पोषण करना चाहता था और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। जूलोग मार्केट में एक तावीज मास्टर के रूप में उनका जीवन पहले से ही काफी स्थिर था। होंगे मार्केट जाना निश्चित रूप से कम स्थिर होगा। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें बस दुकान का प्रबंधन करना होगा, कुछ तावीजों की स्क्रिप्ट को परिष्कृत करना होगा और कुछ प्रशिक्षुओं को साथ लाना होगा। मैं दुकान के कामों में दखल नहीं दूंगा, अर्जुन केलोरा ने जारी रखा। जहां तक आपके वेतन की बात है, मैं आपके वर्तमान वेतन के आधार पर इसे 50% तक बढ़ा दूंगा और मैं आपको कम किराए पर द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वेन गुफा भी दूंगा। इस तरह आपको और आपकी बेटी को भी खेती के पहलू से लाभ होगा, अर्जुन केलोरा ने कहा। गांव हे को इस प्रस्ताव से बहुत प्रलोभन हुआ, विशेष रूप से 50% वेतन वृद्धि और द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वेन गुफा से। एक साधारण दुष्ट साधक के लिए द्वितीय श्रेणी की गुफा प्राप्त करना कठिन था, इसलिए गांव हे के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसका चेहरा खुशी से भर गया। ठीक है, तो फिर मामला सुलझ गया। होंगे घाटी का बाजार कुछ महीनों में खुल जाएगा और जब समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, भाई गांव। अर्जुन केलोरा ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। गांव हे ने भी सिर हिलाया। भाई गांव, उच्च श्रेणी के तावीजों के साथ आपकी प्रगति कैसी है? अर्जुन केलोरा ने पूछा। गांव हे भी एक उच्च श्रेणी के तावीज मास्टर बन गए थे, लेकिन विशिष्टताएं स्पष्ट थीं। यद्यपि वे पहले भी तावीजों के बारे में बातचीत कर चुके थे, लेकिन ये कोई अक्सर चर्चा का विषय नहीं था। गोल्डन लाइट शील्ड तावीज से मेरी सफलता दर 50% है और विलो ब्रांच स्वीट ड्यू तावीज से सिर्फ 30%। जहां तक 100 माइल इनविजिबिलिटी तावीज की बात है तो ये सिर्फ 10% है। गांव हे ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये सुनकर अर्जुन केलोरा ने तुरंत गांव हे को उसके तावीज बनाने में मदद और मार्गदर्शन देने की पेशकश की। आखिरकार गांव हे अब उनका कर्मचारी था, इसलिए उनका मार्गदर्शन करने में कुछ समय लगाना व्यर्थ नहीं होगा। इसके अलावा इससे गांव हे को भविष्य में उनकी बेहतर सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए।
इस दौरान चौथे एल्डर को अर्जुन केलोरा की होंगे घाटी में एक तावीज की दुकान खोलने की योजना के बारे में भी पता चला। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि अर्जुन केलोरा के विचार का समर्थन किया। आखिरकार तावीज बनाने की तकनीक होने के बावजूद दुकान खोलने के लिए उसका उपयोग न करना बेकार होगा। यहां तक कि उसने जूलोग मार्केट में दुकान संभालने के लिए एक तावीज मास्टर को भी आमंत्रित किया। इससे अर्जुन केलोरा को किंजू पर्वत पर वापस लौटने और आराम करने का मौका मिला। किंजू घाटी के अभ्यास कक्ष में अर्जुन केलोरा पालथी मारकर बैठे थे और अपनी ऊर्जा का अभ्यास कर रहे थे। तेज तलवार की ऊर्जा की 7 परतों ने उसे घेर लिया, जिससे उसका शरीर ठंडा महसूस होने लगा। फुश, मैं क्यूई रिफाइनिंग के 9वें चरण तक पहुंचने से लगभग 3 से 4 महीने दूर हूं। अर्जुन केलोरा ने एक हल्की सांस छोड़ते हुए अपनी दैनिक साधना समाप्त की। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ ही महीनों में पूर्ण हो जाएगी, जिससे वह क्यूई शोधन के 9वें चरण तक पहुंच सकेगा। उनके लिए क्यूई शोधन के 8वें चरण से 9वें चरण तक जाना महज एक औपचारिकता थी, एक स्वाभाविक प्रगति। अपनी साधना समाप्त करने के बाद अर्जुन केलोरा तावीज बनाने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। एक शीर्ष श्रेणी का तावीज और 2 उच्च श्रेणी के तावीज बनाने के बाद अर्जुन केलोरा अपनी पत्नियों, रखेलो और बच्चों के साथ आंगन में आया। लू किंशान और लू किंजू पहले ही चलना सीख चुके थे। आध्यात्मिक शरीर वाले बच्चे के रूप में लू किंशान सामान्य बच्चों से अलग नहीं दिखते थे। वह थोड़ा अधिक जीवंत और सक्रिय था। इससे अर्जुन केलोरा ने मन ही मन सोचा, मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो उसका व्यक्तित्व शायद अपनी मां जैसा ही मजबूत होगा। यदि वह अपनी मां की तरह जिद्दी निकला तो संभवतः पिता के रूप में उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इस समय अर्जुन केलोरा को एक संदेश प्राप्त हुआ। होंगे घाटी का बाजार 10 दिनों में खुल जाएगा। 10 दिन। समाचार सुनकर अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने होंगी और गांवहे को होंगे घाटी के बाजार के खुलने की सूचना देने के लिए एक पत्र लिखा। बाजार खुलते ही वे वहां जाने की तैयारी करेंगे। यद्यपि यह अभी शुरुआत थी और किसान भी ज्यादा नहीं थे, फिर भी बाजार में लोकप्रियता हासिल करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि दुकान खोलने के लिए पहले से तैयारी की आवश्यकता होती है। एक भव्य, गंभीर और भयानक ऊंचे मंच पर फुश फुश फुश। मंच के चारों ओर सुनहरे ध्वज स्तंभ लगे हुए थे, जिन पर विभिन्न जीवंत और सजीव राक्षसी आकृतियां कढ़ाई की हुई थीं। झंडे फड़फड़ाने लगे और लुढ़कती हुई राक्षसी ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, जिससे राक्षसी छायाएं प्रकट होने लगी, जो भयानक और डरावनी थीं। इस समय सफेद बालों से भरे सिर, ठंडे और कठोर चेहरे वाले युवक ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं तथा माथे पर अर्धचंद्राकार कमल का आकार था। अर्धचंद्राकार कमल का रंग लाल था, मानो उसमें से रक्त टपक रहा हो, तथा वह किसी पागल अजगर या बाघ की तरह जंगली और भयंकर ऊर्जा की आभा बिखेर रहा था। किगुओ समोया बोरे समोया, किगुओ बोरे समोया। सफेद बालों वाला युवक अचानक बोला और एक लंबा, रहस्यमय और प्राचीन मंत्र पढ़ा। उसकी धीमी, गुनगुनाती आवाज के कारण उसके पीछे 3 सिर 6 भुजाओं वाली रक्तवर्णी छाया धीरे धीरे प्रकट होने लगी। रक्त के रंग की छाया भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो, जिससे ध्वनि धीरे धीरे अधिक भयानक और भव्य होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत आवाजें आपस में मिल गई हो, जिससे मंच लगातार हिल रहा हो। झंडों पर मौजूद राक्षसी छायाएं 3 सिर वाली, 6 भुजाओं वाली रक्तवर्णी छाया के आगे झुक रही हो। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। तुमने मुझे सच में निराश नहीं किया। इसी समय काले चौड़ी आस्तीन का चोगा पहने प्राचीन, भयानक और सुंदर चेहरे वाला एक युवक प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुआ। उसने सफेद बालों वाले युवक की ओर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। आपने एक बार मुझसे वादा किया था कि अगर मैं स्वर्गीय दानवदाओं की नींव स्थापित कर सका तो आप मुझे एक बार वापस आने देंगे। सफेद बालों वाले युवक ने शांत और उदासीन भाव से उस युवक की ओर देखा और थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, चूंकि मैंने वादा किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। काले वस्त्र पहने युवक हल्के से हंसा और पुकारा, हे क्यू। एक क्षण में एक घूमती हुई, काली और भयावह ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने एक मांसल, काले कवचधारी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया, जिसके शरीर पर जटिल, काले, जादुई टैटू थे। उसके चेहरे पर दुष्ट इरादे गहरे अंकित थे। हे क्यू अपने पूर्वज को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, गंजे सिर वाले व्यक्ति ने कहा। उसके शरीर के जादुई टैटू छोटे सांपों की तरह हिल रहे थे, जिससे एक अत्यंत भयानक एहसास हो रहा था। हालांकि जब उन्होंने काले वस्त्र पहने युवक को देखा तो वे तुरंत घुटनों के बल झुक गए और एक भक्त की तरह झुक गए। आप युवा मास्टर के साथ जियांग देश की यात्रा पर जाएंगे, काले वस्त्र पहने युवक ने शांतिपूर्वक कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गया। युवा स्वामी, मुझे नहीं पता कि आप जियांग देश के लिए कब रवाना होंगे, गंजे सिर वाले व्यक्ति ने उस स्थान की ओर देखते हुए कहा जहां युवक गायब हो गया था, और फिर ऊंचे मंच पर क्वो चांगगे की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसके डरावने चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत ही बेमिल लग रही थी। जियांग देश। क्वो चांगगे एक क्षण के लिए रुक गए, उनकी आंखों में अजीब से रंग चमक रहे थे।